फ्रेंड्स, आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यार और सपोर्ट के लिए। आप लोग अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए क्योंकि हम आपके लिए रिबॉर्न से जुड़ी और रोमांचक एडवेंचरस कहानियाँ लगातार लाते रहेंगे। तो बिना देर किए चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरी योजना छोटी बहन और लान्हुआ को स्टोव में काम करने की है और मैंने उनसे कहा है कि उनके पास कमरा और रहने की जगह होगी। अगर लान्हुआ को एक जगह किराए पर लेने की जरूरत है तो मैं उसे प्रतिपूर्ति करूंगा। हम नवविवाहित जोड़े को अलग नहीं कर सकते, क्या हम कर सकते हैं? क्या आप यह भी देख सकते हैं कि आसपास किराए के लिए कोई घर है या नहीं? जो लोग इससे गुजर चुके हैं, हम सभी जानते हैं कि अपरिहार्य आवेगों के साथ नवविवाहित होना कैसा होता है। ठीक है, मैं इसकी जांच करूंगा, लेकिन पत्नी, धन्यवाद। जब से वे राजधानी शहर आए हैं, मेरी पत्नी ने मेरी छोटी बहन और दाली की पत्नी को बसाने में मदद की है। उसने सचमुच मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं उन्हें प्रति माह 50 वेतन दूंगा। आजकल कारखाने के कर्मचारी भी 50 नहीं कमाते। कीमतों में वृद्धि के बावजूद ऐसे बहुत से सामान्य कर्मचारी नहीं हैं जिनकी आय 50 से अधिक हो। जियाओक्सियाओ ने 10 यूनरो के बारे में सोचा और फिर भी तियानलेई से नहीं पूछा कि क्या वह मुख्य महिला चरित्र के संपर्क में था, क्या वे मिले थे। क्या सचमुच वास्तविक जीवन को उल्टा किया जा सकता है? पत्नी, तियानलेई ने धीरे से पुकारा, फिर सीधे जियाक्सियाओ के होठों को चूम लिया। सचमुच, हमेशा की तरह उतना ही मीठा। आसपास लोग हैं, अपनी आवाज धीमी रखें। मैं सावधान रहूंगा। अगले दिन झांग, लान्हुआ और अन्य लोग उठ गए, लेकिन रसोई में जियाक्सियाओ को नहीं देखा। जो लोग इससे गुजरे हैं, वे जानते थे कि जियाओक्सियाओ अभी तक क्यों नहीं उठा है। भाभी, आप अभी तक उठी नहीं। काओ दाली ने झाओ तियान्हे को रोकने की कोशिश की, जिन्होंने सवाल पूछा था। उपस्थित लोगों में बच्चों के अलावा केवल झाओ तियान्हे ही थे जिन्होंने अभी तक उस तरह का अनुभव नहीं किया था। आपकी भाभी कल रात ओवरटाइम काम कर रही थी, उनके स्कूल के लिए अनुवाद का काम जरूरी है, और वह आज बाहर जाने की योजना बना रही है। तीसरे भाई, अनुवाद क्या है? थर्ड ब्रदर ने पहले भी कुछ बार अनुवाद का उल्लेख किया है। यह विदेशी भाषाओं को चीनी अक्षरों में अनुवाद कर रहा है जिन्हें हम पढ़ सकते हैं। जिन अन्य लोगों को गलतफहमी हुई थी, वे थोड़ा शर्मा गए। पता चला कि भाभी वास्तव में काम कर रही थी, आज की सैर के लिए पहले से ही काम पूरा कर रही थी। अंकल दाली, अंकल, आंटी, आंटी। दा बाओ जियो बाओ के साथ उठे, सभी का अभिवादन किया, फिर अपना चेहरा धोना और दांतों को ब्रश करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कुछ खुशबू भी लगाई। बच्चे भी फेस क्रीम का उपयोग कर रहे हैं। झाओ तियान्हे आश्चर्य से चिल्लाया, क्रीम लगा रहे दो छोटे गाजर को देखकर, यह अजीब कैसे नहीं लग सकता। माँ ने कहा कि राजधानी शहर में ठंड है और यदि आप इसे लागू नहीं करेंगे तो आपको ठंड लग जाएगी। कोई आश्चर्य नहीं कि आपका छोटा चेहरा इतना कोमल है, झाओ तियान्हे ने कहा, दा बाओ के गाल पर चुटकी काटते हुए। अचानक कुछ याद करते हुए वह अचानक झाओ तियानलेई की ओर मुड़ा। तीसरे भाई, आपने फेस क्रीम का भी इस्तेमाल किया है? उस टिप्पणी पर तियानलेई ने उसे अवाक दृष्टि से देखा। आप इसका उपयोग न करने का विकल्प चुन सकते हैं, लेकिन यदि आपको ठंड लग जाती है तो इसके लिए केवल आप ही दोषी होंगे। यह हो सकता है। क्या उसके जैसे वयस्क व्यक्ति को फेस क्रीम का उपयोग करने की आवश्यकता है? राजधानी शहर में रहते हुए हर कोई, बूढ़े और जवान, पुरुष और महिलाएं, सभी ठंड से बचाव वाली क्रीम का उपयोग करते हैं। जियाओक्सियाओ ने जो क्रीम खरीदी वह विशेष रूप से बच्चों के लिए थी, जिसकी सुगंध बहुत हल्की थी। तियानलेई ने जो कहा उसे सुनकर कुछ लोगों ने अनिच्छा से थोड़ी सी क्रीम अपने चेहरे पर लगा ली। यहाँ तक झाओ तियान्हे, जो अधीर थे और सोचते थे कि पुरुषों को इसकी आवश्यकता नहीं है, उन्हें भी थोड़ी सी क्रीम लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसमें थोड़ी सुगंध भी है। मेरी पत्नी ने इसे खरीदा। बाहर की बातचीत ने जियाक्सियाओ को बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दिया। एक एक करके सभी को नमस्कार। सभी लोग भोजन के लिए एक साथ बैठे। तियानलेई ने बाहर से कुछ उबले हुए बंस और पकौड़े भी खरीदे थे, और इलेक्ट्रिक चावल कुकर में कांजी उबल रही थी। भरे पेट और संतुष्ट होकर समूह एक साथ बाहर चला गया। वे सबसे पहले जियाक्सियाओ के स्टोव पर गए और देखा कि उसका नवीनीकरण किया गया था। उन्हें सजावट के लिए कुछ भंडारण रैक, एक काउंटर, कुछ स्टूल और स्टॉक की आवश्यकता थी, और फिर वे व्यवसाय के लिए खोलने के लिए तैयार होंगे। यहाँ रुको, मैं स्टॉक लेने जाता हूँ। तुम लोग उन्हें सैर के लिए बाहर ले जाओ, जियाओक्सियाओ ने निर्देश दिया। तियानलेई मदद करना चाहता था, लेकिन उसके भाई कल ही कैपिटल सिटी पहुंचे थे। वे अभी भी उस जगह से अपरिचित थे। उन्हें अपने आसपास के बारे में जानने की जरूरत थी और उन व्यवसायों की जांच करनी थी जो वे जल्द ही चलाएंगे। भाभी, क्या आपको मदद की जरूरत है?
यू जियाओक्सियाओ ने अपना सिर हिलाया, कोई जरूरत नहीं, मैं उस बॉस को जानती हूँ। उनसे अलग होने के बाद यून शियाओक्सियाओ घर गए और कुछ सामान चुनना शुरू कर दिया। उसने काफी चीजें खरीदी और उन्हें खींचकर दुकान में ले गई। दरवाजा बंद करने के बाद उसने ज्वेलरी डिस्प्ले रैक खरीदे और उन्हें सेट करने में लग गई। उसने दीवारों के लिए कुछ ऑर्डर किया और केवल एक ही नहीं बल्कि बड़े दर्पण और छोटे सामान प्रदर्शित करने के लिए सुपरमार्केट रैक भी खरीदे। उसने पूरे स्टोर में विभिन्न शैलियों की व्यवस्था की। उसने सामान लटकाना शुरू कर दिया और यू जियाओक्सियाओ ने प्राइस गन का उपयोग करके उन्हें कीमतों के साथ टैग भी किया। स्वाभाविक रूप से अब स्टोरफ्रंट के साथ कीमतें भी बढ़ गई थी। उसने कई हेडबैंड भी खरीदे जिनमें मोती के डिजाइन वाले और रेशम वाले, साथ ही मोतियों वाले रेशम वाले हेडबैंड भी शामिल थे। जब तक झाओ तियानले इधर उधर घूमा और लोगों को छोटी दुकान में वापस लाया, तब तक इसमें एक बड़ा बदलाव आ चुका था। पत्नी, तुम लोग वापस आ गए। भाभी, झाओ शिनिक्सन और झांग लानहुआ स्टोर में महत्वपूर्ण बदलावों से प्रभावित हुए। मैंने जो चीजें ऑर्डर की थी उनमें से कुछ भी आ गई। आइए और इन लेबलों को चिपकाने में मेरी मदद करें। 5 युआन, 10 युआन। क्या ये कीमतें बहुत महंगी है? यह माल हांगकांग से है, इसलिए यह हमारे मुख्य भूमि पर मौजूद माल की तुलना में काफी महंगा है। सामान प्राप्त करने में अधिक लागत आती है, इसलिए निश्चित रूप से मैंने उन्हें अधिक कीमत पर खरीदा है। चिंता न करें, निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो उन्हें खरीदेंगे। माँ, आप हमें पहले इन्हें बेचने के लिए ले गईं, बहुत सारी चाची और बहनें खरीदने आईं। झाओ तियानलेई ने जियो बाओ की ओर देखा, आश्चर्य हुआ कि उन तीनों ने एक साथ कब चीजें बेची थी। राष्ट्रीय दिवस के दौरान माँ हमें शॉपिंग के लिए ले गईं, इस तरह हमारे पास वॉशिंग मशीन खरीदने के लिए पैसे आ गए। वॉशिंग मशीन, काओ डाली और अन्य लोग इसके बारे में जानते थे। यह कपड़े धोने की एक मशीन है जो आपके हाथों को मुक्त कर देती है। भाभी, आइए मदद करें। असल में वहां बहुत कुछ नहीं था जिसमें वे मदद कर सकें। झांग लानहुआ ने वस्तुओं को देखा और सोचने से खुद को नहीं रोक सकी, अगर उसके पास पैसे होते तो वह पहनने के लिए कुछ खरीदना पसंद करती। भाभी, क्या ये सब चीजें हांगकांग से आई हैं? जब अधिक लोग थे तो काम तेजी से हो गया और जल्द ही रात के खाने का समय हो गया। वे खाना पकाने के लिए घर नहीं गए, लेकिन पास में एक छोटा सा रेस्तरां मिला और भोजन के लिए एक साथ इकट्ठा होकर कई व्यंजनों का ऑर्डर दिया। भाई शितो, आप आगे बढ़ें और उनके साथ व्यस्त हो जाएं। मैं चीजों की जांच करने के लिए लेनहुआ और शिनिक्सन को वापस दुकान पर ले जाऊंगा। खाने के बाद वे दो समूहों में विभाजित हो गए। दा बाओ और जियो बाओ ने अपने पिता झाओ तियानलेई का अनुसरण नहीं किया, बल्कि पीछे रहे। कल हमारी दुकान खुलेगी और मैं कुछ खरीदने आने का नाटक करूंगा। आप लोग मेरा स्वागत करें। यू जियाओक्सियाओ ने दोपहर उन्हें पढ़ाने में बिताई। यह एक कैलकुलेटर है, मैं तुम्हें इसका उपयोग करना सिखाऊंगा। झांग लानहुआ ने मिडिल स्कूल में पढ़ाई की और झाओ शिनिक्सन ने कुछ वर्षों तक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की। वे दोनों युवा थे और उन्होंने पहले कभी कुछ नहीं बेचा था। 10 युआन की खरीदारी के लिए आप कुछ छोटी चीजें दे सकते हैं, और ये वो चीजें हैं जिन्हें आप दे सकते हैं। आप अपने लिए कुछ हेयर टाई चुन सकती हैं। अपनी चोटियों को पोनीटेल में बदलें। उसने उन्हें एक जैसे एप्रन भी दिए। कल वही उत्साह बनाए रखें जो आपने अभी मुझे दिखाया है। मैंने जो कीमतें निर्धारित की हैं वे तय हैं, लेकिन आप आइटम दे सकते हैं। चूंकि यह उद्घाटन है, पहले 3 दिनों के लिए हम अपने स्टोर में 20% की छूट देंगे। झांग लानहुआ और झाओ शिनिक्सन थोड़े घबराए हुए थे। कल वे अपना नया काम शुरू कर रहे थे। अब जल्दी नहीं है, मैं दुकान में तुम्हारे लिए एक स्टोव तैयार करूंगा ताकि सर्दियों के दौरान कमरे में इतनी ठंड न हो। एक स्टोव। झांग लानहुआ और झाओ शिनिक्सन दोनों को ऐसा महसूस हुआ जैसे ग्रैनी लियू ग्रैंड व्यू गार्डन में प्रवेश कर रही हैं। उन्हें कई चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन उनकी भाभी उनसे कहीं ज्यादा जानती थी। ऐसा लग रहा था कि उन्हें अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। एक बार जब चीजें स्थिर हो जाएंगी और रात्रि स्कूल शुरू हो जाएगा, तो क्या आप रात्रि विश्वविद्यालय में भाग लेना और पढ़ना चाहेंगे? पढ़ना। अब उनकी इतनी उम्र हो चुकी है, क्या वे अब भी स्कूल जा सकते हैं? भाभी, क्या हम अब भी स्कूल जा सकते हैं? क्या स्कूल उन्हें चाहेगा? हाँ, लेकिन ट्यूशन फीस आपको खुद ही चुकानी होगी। वहां जाने से आपको भविष्य में मदद मिलेगी। झाओ शिनिक्सन को अभी भी यू शियाओक्सियाओ पर भरोसा था। भाभी तो उनसे भी ज्यादा जानकार थी, उसे विश्वास था कि भाभी उन्हें नहीं बेचेगी। झांग लानहुआ को इस सब के बारे में पता नहीं था, स्कूल पहले ही शुरू हो चुका है, हम अब पढ़ नहीं सकते। यून जियाओक्सियाओ ने संक्षेप में उन्हें फिर से समझाया, यह सिर्फ पढ़ने की इच्छा के बारे में नहीं है, रिक्तियां भी सीमित है। समय आने पर मैं आपसे पूछूंगा।
दोनों को कोई आपत्ति नहीं थी। शायद गांव में उन्हें जानकार माना जाता था, लेकिन अब बाहर निकलते हुए उन्हें महज देहाती बपकिंस जैसा महसूस हुआ। झांग लानहुआ और झाओ शिनिक्सन ने स्टोर को थोड़ा व्यवस्थित किया क्योंकि यह कल खुलने वाला था और उन्हें तब ग्राहकों की सेवा करने की आवश्यकता होगी। स्टोर का दरवाजा बंद करने के बाद युन शियाओक्सियाओ उन्हें आस पड़ोस में और यहां तक टॉयलेट में भी ले गया क्योंकि स्टोर में एक दिन बिताने से उनका उपयोग न करना असंभव हो गया था। उन्हें यह बताना जरूरी था कि सार्वजनिक शौचालय आसपास कहां स्थित है। वह उन्हें एक छोटे बाजार में भी ले गई जहां उन्होंने बहुत सारे विक्रेता देखे। भाभी, क्या उन्हें टिकट की जरूरत नहीं है? हाँ, किसी टिकट की आवश्यकता नहीं है। दोपहर हो चुकी थी और बहुत से स्टॉल धारक नहीं बचे थे। युन जियाओक्सियाओ ने टोफू खरीदा और फिर मछली खरीदने के लिए खाद्य भंडार में गई। जहां तक मांस की बात है, वह उस समय तक बिक चुका था। ग्रामीण इलाकों से होने के कारण वे हर भोजन में मांस खाने के आदी नहीं थे। उन्होंने कल मांस खाया, सुबह मांस बंस खाया और दोपहर के भोजन में भी मांस खाया। पत्नी, मैं कुछ उपकरण बेचने की योजना बना रहा हूं और मैं सामान ढोने के लिए एक तिपहिया साइकिल खरीदने के बारे में सोच रहा हूं। इसे स्वयं व्यवस्थित करें। एक आदमी को आगे बढ़ते देख युन जियाओक्सियाओ ने याद दिलाया, दुकान कल खुलेगी, हमें जल्दी उठना होगा। खैर, अब वो केवल अपनी पत्नी को पकड़कर सो सकता था, अब मांस नहीं खा सकता था। लेकिन दाली की तुलना में कम से कम वह रात को सोते समय अपनी पत्नी को पकड़ सकता था। काओ डाली, तीसरे भाई, मुझसे तुलना मत करो। झाओ तियान है, आप लोगों के पास पत्नियां हैं, मेरे पास नहीं। यदि आप जल्दी नहीं सोते हैं तो आपको कल जल्दी उठना होगा। दुकान खुल रही है, हमें पटाखे छोड़ने होंगे और दुकान के व्यवसाय से निपटने के बाद हमें कक्षा में भी भागना होगा। कल सचमुच व्यस्त रहेगा। कल सुबह 8 बजे की कक्षा नहीं है, लेकिन कक्षा एक विशेष पाठ्यक्रम है और आप देर नहीं कर सकते या इसे छोड़ नहीं सकते। प्रोफेसर वास्तव में उपस्थिति लेते हैं। वे आपके पिछले प्रदर्शन की परवाह नहीं करेंगे। जल्दी सो जाओ। यह अक्टूबर की शुरुआत है, कंबल का उपयोग शुरू करने का समय है। नाश्ते में दलिया, उबले हुए बंस, साथ ही गर्म और खट्टे आलू के टुकड़े और पिछली रात का कुछ बचा हुआ खाना होता है। मैं पहले दा बाओ और जियो बाओ को स्कूल ले जाऊंगा। दोनों बच्चों को अभी भी स्कूल जाना है। युन जियाओक्सियाओ उन्हें स्टोर में ले गई, जहां उसने बाहर नए उद्घाटन संकेत और डिस्काउंट स्टिकर चिपकाए। समय की गणना करते हुए उसने झाओ तियान्हे से दुकान के सामने कुछ पटाखे चलवाए, जिससे काफी भीड़ जमा हो गई। आखिरकार कई बूढ़ी औरतें और बूढ़े लोग सुबह खरीदारी करने निकले थे। क्या यह एक स्टोर ओपनिंग है? क्या बेचा जा रहा है? लगता है ये लड़कियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली हेयर क्लिप है। यू जियाओक्सियाओ ने आज का प्रमोशनल हेयर बैंड निकाला। आज स्टोर खुल रहा है। हर चीज पर 20% की छूट है और विशेष मूल्य वाली वस्तुएं हैं। जब वे बेची जाएंगी तो इससे अधिक कुछ नहीं होगा। यह लाल हेयरबैंड एक के लिए कितना? मैं अपनी पोती के लिए एक खरीदना चाहता हूँ। प्रत्येक 50 सेंट, अपनी पसंद के अनुसार चुने। झाओ तियानलेई भी जल्दी से वापस आ गया। क्या आज आपकी प्रारंभिक कक्षा नहीं थी? कक्षा में जल्दी जाओ। झाओ तियानलेई देखने आए। वह जानता था कि देर हो रही है। उसे अपनी कक्षा में उपस्थित होने की आवश्यकता थी, अन्यथा उसे देर हो जाएगी। देखते ही देखते लोग पहले से ही ब्राउज करने आ गए थे। झाओ शिनिक्सन और झांग लानहुआ ने आज अपने बालों को पोनीटेल में बांधकर और एप्रन पहनकर खरीदारी के लिए आने वाले ग्राहकों को उत्साहपूर्वक सेवा दी। हमारे स्टोर में अधिकांश आइटम हांगकांग से हैं और हम खुलने के बाद से केवल इन कुछ दिनों के लिए प्रचार चला रहे हैं। एक बार प्रचार समाप्त हो जाने पर कीमतें मूल पर वापस आ जाएंगी। क्या इसका उपयोग सभी बालों को अंदर रखने के लिए किया जाता है? हाँ, लेकिन महिला गलत नहीं थी। उन्होंने यह वस्तु पहले कभी नहीं देखी थी। यह वास्तव में हांगकांग से आयात की गई होगी। यह अच्छा लग रहा था, लेकिन यह बहुत महंगा था। यह कंघी इतनी महंगी क्यों है? यू जियाओक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए समझाया, यह एक सींग वाली कंघी है और आजकल मवेशी विशेष रूप से मूल्यवान है, उनके सींगों का तो जिक्र ही नहीं। सींग वाली कंघी। जहां तक झाओ तियान्हे और काओ डाली की बात है, ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उन्हें ये चीजें खरीदने में शर्मिंदगी महसूस होती थी। यह वास्तव में इसलिए था क्योंकि लोग उन्हें खरीदने आ रहे थे। खासतौर पर छूट वाली चीजें पुराने ग्राहक न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी पोती पोती के लिए भी खरीद रहे थे। कई स्थानीय निवासियों के पास थोड़ा पैसा खर्च था। कोई कह सकता है कि युन जियाओक्सियाओ का एक्सेसरी स्टोर राजधानी शहर में अपनी तरह का एकमात्र स्टोर था। अगर दूसरे लोग होते भी तो किसी के पास भी उसके जैसा आकर्षक सामान नहीं होता। बूढ़े आदमी, ये मोजे गोली नहीं खाएंगे और ये गर्म है और गंदगी प्रतिरोधी है।
मैं कह सकता हूँ कि मैं इन्हें घाटे में बेच रहा हूँ, सिर्फ स्टोव में अधिक लोगों को लाने के लिए। वे शुद्ध कपास हैं। स्टोव में व्यवसाय विशेष रूप से अच्छा था। यू जियाओक्सियाओ ने देखा कि देर हो रही थी। मुझे क्लास में जाना है, क्या तुम मेरे बिना काम चलाओगे? भाभी, आप अपनी कक्षा में जाइए, हम इसे संभाल लेंगे, उन्होंने आश्वासन दिया। हाँ, हम इसे संभाल सकते हैं। इस बात की परवाह किए बिना कि वे वास्तव में प्रबंधन कर सकते थे या नहीं, युन जियाओक्सियाओ ने एक रिक्शा चलाया, उस पर चढ़ी और तसिंग विश्वविद्यालय की ओर तेजी से चली गई क्योंकि उसे एक कक्षा में भाग लेना था। झाओ तियानहे ने सामान बेचने का काम संभाला। झांग लानहुआ भी थोड़ा और निश्चिंत हो गया। काओ डाली ने एक सुरक्षा गार्ड की तरह काम किया, हर चीज पर नजर रखी, यह सुनिश्चित किया कि कोई भी बिना भुगतान किए बाहर न जाए या बिना अनुमति के कुछ भी न ले जाए। जहां तक शिनिक्सिन का सवाल है, उसने खातों को पैक करने और मिलान करने में मदद की। कुछ छोटी वस्तुएं देने से अनेक खरीदार आकर्षित हुए। युन शियाओक्सियाओ के जाने के कुछ ही समय बाद झाओ तियानलेई ने अपनी कक्षा समाप्त की और सीधे यहाँ चले गए। तीसरे भाई, तुम यहाँ हो, भाभी क्लास गई है, उन्होंने उसे बताया। मैं मदद के लिए यहाँ हूँ। झाओ तियानलेई बाकियों की तुलना में अधिक अनुभवी था, उन्होंने विशेष रूप से शीघ्रता से हिसाब किताब का मिलान किया। इन बुजुर्ग देवियों और सज्जनों के चिल्लाने से कई लोगों को पता चला कि क्षेत्र में एक नया सहायक स्टोर था और यह अभी अभी खुला था और एक प्रचार अभियान चला रहा था। वे हेयर टाई और मोजे पर सौदे की पेशकश कर रहे थे और गुणवत्ता अच्छी थी। राजधानी शहर में व्यक्तिगत व्यवसाय चलाना काफी आम था, लेकिन अभी भी ऐसे कई लोग थे जो व्यक्तिगत उद्यमियों को हेयर दृष्टि से देखते थे। धीरे धीरे भीड़ कम हो गई और वे अंततः आराम करने के लिए बैठ गए। झाओ शिनिक्सिन को खातों में गलती होने का डर था। आज बहुत से लोग यह पूछने आए कि क्या हमारे पास चमड़े के दस्ताने और तौलिए हैं। उन्होंने जवाब दिया, जब तुम्हारी भाभी वापस आएंगी तो मैं उनसे पूछकर देखूंगा। सहायक उपकरण वास्तव में सुंदर थे, यहां तक कि कुछ बूढ़ी औरतें भी ऐसा सोचती थी। उन्होंने कहा कि अगर वे छोटे होते तो वे उन्हें पहनने के लिए जरूर खरीदते, लेकिन अब वे ऐसी चीजों के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं। क्या मैं तुम्हारी भाभी को लेने जाऊं? यू जियाओक्सियाओ कक्षा के बाद सीधे यहाँ पहुंचे, जो अभी भी स्कूल से कुछ दूरी पर था। पत्नी, आगे बढ़ो। बिक्री कैसी रही? झाओ तियानलेई ने एक पल के लिए सोचा, प्रचार के बिना व्यवसाय 1 या 2 दिन में और भी बेहतर होना चाहिए। लेकिन विशेष ऑफर के बिना कम ग्राहक आ सकते हैं। हालांकि इससे उन्हें पता चल जाएगा कि पड़ोस में एक बुटीक एक्सेसरी की दुकान थी। वो फूलों की खुशबू वाले हैंड वाइप्स का स्टॉक भी कर सकती है और यहाँ तक इन्वेंट्री में कुछ आईब्रो पेंसिल, लिपस्टिक, बेल्ट, तौलिए और टोपी भी जोड़ सकती है। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसकी दुकान अभी भी बहुत छोटी है। उसे कदम दर कदम आगे बढ़ना था, वह रातों रात अमीर बनने की उम्मीद नहीं कर सकती थी। रात के खाने का समय हो गया है, उन्हें पास में कहीं खाने के लिए ले जाएं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना पैक कर दूंगा। भोजन के समय झाओ तियानहे ने कहा, तीसरे भाई, हम हमेशा बाहर खाना नहीं खा सकते, एक भोजन में काफी पैसे खर्च होते हैं। उनमें से बहुत सारे थे और एक भोजन की कीमत 7 या 8 युआन हो सकती थी। वह कीमत सस्ती नहीं थी। नूडल्स खाना भी ठीक है। वे भोजन के बारे में बहुत खास नहीं थे। सही है, बाहर खाने पर भी अच्छी खासी रकम खर्च हो सकती है। झाओ तियानलेई ने मुस्कुराते हुए कहा, आज स्टोर पहली बार खुला है, आइए अच्छा भोजन करें। कुछ दिनों में, यदि आप मुझसे बाहर भोजन कराने के लिए कहेंगे, तो मैं अनिच्छुक हो सकता हूँ। वास्तव में बाहर खाना सस्ता नहीं था। झाओ तियानलेई को भी यह पता था। पत्नी, खाने का समय हो गया है। यू जियाओक्सियाओ ने खुले लंच बॉक्स से खाना शुरू किया, क्या आज दोपहर आपकी कोई क्लास है? दोपहर में एक और कक्षा है। सभी की कक्षाएं होती थी और खाना खाने के बाद वे स्कूल जाते थे। लानहुआ, शिनिक्सन, क्या आप लोग इस बात से परिचित हैं कि अब चीजें कैसे बेचनी है? झांग लानहुआ कहना चाहती थी कि वह अभी भी इससे बहुत परिचित नहीं है, लेकिन यह जानते हुए कि उसकी भाभी और अन्य लोगों को कक्षाओं में भाग लेना होगा, उसने खुद को संभाला और कहा, मैं पहले से ही इससे परिचित हूँ। दूसरी ओर झाओ शिनिक्सन शांत थे, वह तो बस हिसाब किताब में गलतियां होने से डरती थी। मैं गणना करने में अपना समय लूंगा। ठीक है। यू जियाओक्सियाओ और झाओ तियानलेई दोनों की दोपहर की कक्षाएं थी, इसलिए वे स्कूल जा रहे थे। मैं थर्ड ब्रदर के स्कूल में कभी नहीं गया और मुझे नहीं पता कि यह बड़ा है या नहीं। भाभी ने बताया कि वहां रात्रि विद्यालय है और हम रात्रि विद्यालय में भी जा सकते हैं। रात्रि विद्यालय? रात्रि विद्यालय क्या है? राजधानी में आने के बाद भी उन्हें इतनी सारी बातें क्यों नहीं पता? जब हमारे पास समय होगा, हम तीसरे भाई और भाभी के स्कूल जा सकते हैं।
हो सकता है कि वे विश्वविद्यालय जाने में सक्षम न हो, लेकिन अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए वे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि विश्वविद्यालय कैसा दिखता है। वो कोई समस्या नहीं। वे जिन स्कूलों को जानते थे वे बहुत बड़े नहीं थे, जैसे झाओ फैमिली विलेज टीम स्कूल या कस्बे का मिडिल स्कूल। दोपहर में अधिक ग्राहक नहीं थे, इसलिए झाओ तियान्हे और काउ डाली टहलने के लिए बाहर चले गए, जिससे झाओ शिनिक्सन और झांग लानहुआ को दुकान आसानी से संभालनी पड़ी। उन्होंने किसी भी ग्राहक का गर्मजोशी से स्वागत किया। हालांकि उनके भाषण में अभी भी एक लहजा था, लेकिन सौभाग्य से कीमतें वहां थी। शिनिक्सन, ऐसा लगता है कि हमें स्थानीय भाषा बोलना सीखना होगा, अन्यथा हम समझ नहीं पाएंगे कि वे क्या कह रहे हैं। झाओ शिनिक्सन को भी थोड़ी परेशानी महसूस हुई। भाभी उनसे बिना किसी रुकावट के बातचीत कर सकती थी, लेकिन वे अभी तक ऐसा नहीं कर सके। हमें सीखने की जरूरत है। दोपहर में ग्राहक और भी कम थे, जिनमें से कई हेयर बैंड और मोजे के लिए आए थे। झाओ फैमिली विलेज टीम, भाई, क्या हम दादी को काउंटी टाउन अस्पताल ले जाएंगे? फैंग मियुन की नजर दरवाजे पर टिकी, यह जानकर कि दादी अंदर बिस्तर पर लेटी हुई थी, मौत का इंतजार कर रही थी। यह साल भरपूर फसल लेकर आया था, इसलिए भोजन पर कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं थी और उनका पेट भरा हो सकता था। लेकिन दादी बीमार पड़ गई थी। अन्यथा भाई भाई दाली और अन्य लोगों के साथ पैसा कमाने के लिए राजधानी शहर जा सकता था। दादी जाना नहीं चाहती। फैंग चायांग का चेहरा थोड़ा पीला, थोड़ा उदास भी था। दादी फैंग अस्पताल नहीं जाना चाहती थी, वह पैसे भी खर्च नहीं करना चाहती थी। अब जब वह बड़ी हो रही थी, तो वह अपने पोते पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। यदि वे कर्ज में डूब जाएं तो क्या होगा? वह कब शादी कर पाएगा? और जहां तक उसके अन्य बच्चों की बात है, वह पहले ही उनसे आशा खो चुकी थी। भाई, फैंग चायांग ने आसमान की ओर देखते हुए गहरी आह भरी। ठंड अभी शुरू ही हुई थी। दोपहर के सूरज ने कपड़ों की केवल एक परत के लिए अनुमति दी थी, लेकिन उसे पूरे शरीर में ठिठुरन भरी ठंड महसूस हो रही थी। उसने पैसा कमाया, सच में पैसा कमाया। अब दादी फैंग अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई थी। भाई, मैं दादी को मनाने के लिए लाओसन की पत्नी को ढूंढने जा रहा हूँ। फैंग मेयुन को पता था कि परिवार में पैसा था। उसका भाई पिछले साल थर्ड ब्रदर के साथ पैसे कमाने के लिए बाहर गया था और वह नहीं चाहती थी कि दादी को कुछ हो। जब उनके माता पिता का एक्सीडेंट हुआ तब फैंग मेयुन छोटे थे। फैंग चायांग का स्वास्थ्य अभी भी अच्छा नहीं था। दोनों भाई बहनों को मूल रूप से दादी फैंग द्वारा समर्थित किया गया था, जो अपने पोते पोतियों के लिए अपने दो बेटों द्वारा लाओ परिवार को दिए गए अनाज पर निर्भर थी। आगे बढ़ो। फैंग मियुन टीम लीडर की पत्नी को ढूंढने के लिए जल्दी से निकल पड़े। आंटी श्रीमती झाओ घर पर कपड़े ठीक कर रही थी। शरद ऋतु की फसल के बाद टीम ने लोगों के लिए गेहूं बोने की व्यवस्था की। अब जब घर बंट गया तो केवल वे दोनों ही बचे थे और उनके पास पर्याप्त से अधिक अनाज था। लाओसन की पत्नी द्वारा भेजा गया दूध पाउडर भी था, जिसे वे जानते थे कि बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए दंपति हर दिन एक बड़ा गिलास पीते थे। कटाई के बाद न केवल उनका वजन कम नहीं हुआ, बल्कि वे काफी स्वस्थ भी दिखे। जियो यू, श्रीमती झाओ को अचानक कुछ याद आया। उसने सुना था कि चायांग और जियो यून की दादी फसल के बाद बीमार पड़ गई थी और ऐसा लगता था कि वह शहर के स्वास्थ्य क्लिनिक में गई थी, लेकिन वह कुछ दिनों के भीतर घर लौट आईं। आंटी, मेरा भाई और मैं दादी को इलाज के लिए काउंटी शहर ले जाना चाहते हैं, लेकिन वह जाना नहीं चाहती है। मैं उम्मीद कर रहा था कि आप उन्हें मना सकेंगी। पिछले साल मेरे भाई ने थर्ड ब्रदर के साथ बाहर जाकर पैसा कमाया था और हमारे पास इलाज के लिए पर्याप्त है। फैंग मियुन ने आखिरी वाक्य धीरे से कहा। बाहर गए और पैसा कमाया। श्रीमती झाओ को इसके बारे में पता था, लेकिन उन्होंने लाओसन से यह नहीं पूछा कि उसने कितना कमाया है। उसने लाओसन से लाओए या लोडा को मदद देने के लिए नहीं कहा। तुम्हारी दादी पैसे खर्च करने से डरती है। श्रीमती झाओ दादी फैंग की भावनाओं को समझ सकती थी। दो भाई बहनों में से फैंग मियुन एक कुछ वर्षों में शादी करने के लिए काफी बड़ा हो जाएगा और दूसरा कमजोर था और उसने अभी तक पत्नी नहीं ली थी। वे इन जूनियर्स के लिए पैसा खर्च नहीं करना चाहते थे। तुम्हारे बड़े चाचा और छोटे चाचा ने क्या कहा? श्रीमती झाओ ने सुना था कि कोई भी परिवार पैसा खर्च नहीं करना चाहता था और उन्होंने पैसे न होने का बहाना बनाकर इस विचार को खारिज कर दिया था। वे वास्तव में जियो यान के हाथों में मौजूद पैसे पर नजर रख रहे थे। हर कोई जानता था कि उन्होंने अपने तीसरे भाई के साथ बाहर जाकर पैसा कमाया है। काओ डाली ने अब एक पत्नी भी ले ली थी। शिनिक्सन के कारण जियो हे की शादी की संभावना विफल हो गई, लेकिन इस भतीजे ने भी तीसरे भाई के साथ बाहर जाकर पैसा कमाया और उसके पास शादी करने के लिए पर्याप्त पैसा था।
वे पैसे नहीं देना चाहते हैं, फैंग मेयुन ने निराशा से भरे स्पष्ट भाव से कहा। उसके सबसे बड़े चाचा और छोटे चाचा फैंग मेयुन को कैसे पता नहीं चला कि वे उसे और उसके भाई को नीची दृष्टि से देखते हैं। दादी की बदौलत वे बड़े हो पाए। श्रीमती झाओ को फैंग परिवार की कुछ स्थिति के बारे में भी पता था। श्रीमती झाओ ने पेशकश की, मैं आपके साथ चलूंगी और उसे मनाने की कोशिश करूंगी। उम्रदराज दादी फैंग के लिए इलाज न कराना सामान्य बात थी। उनकी टीम में कई बुजुर्ग सदस्य थे जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे और वे इलाज के लिए अस्पताल जाने के बजाय घर पर ही मरने का इंतजार कर सकते थे। इलाज के लिए पैसे कहाँ थे? आंटी श्रीमती झाओ ने आह भरी। इस युवा लड़की ने हाल ही में बेहतर जीवन जीना शुरू किया था, पिछले वर्षों में उसके पास खाने या पहनने के लिए पर्याप्त नहीं था। फैंग परिवार के घर पहुंचने के बाद श्रीमती झाओ ने फैंग चायांग को देखा, जिसका रंग बहुत अच्छा नहीं लग रहा था। वह स्पष्ट रूप से अपनी दादी के बारे में चिंतित था। जियो यांग, आंटी, यह आपके लिए मुसीबत है, फैंग चायांग ने कहा। फैंग चायांग खुद दादी को मना नहीं सके, इसलिए उन्होंने अपनी चाची को बुलाया, इस उम्मीद में कि वह मदद कर सकती है। निस्संदेह उसे आशा थी कि दादी को चिकित्सा उपचार मिलेगा और वो कुछ और वर्ष जीवित रहेगी, क्योंकि यदि दादी की मृत्यु हो जाती तो केवल वह और उसकी बहन ही बचे होते। ठीक है, मैं जाकर देखूंगी, श्रीमती झाओ ने सहमति व्यक्त की। जब श्रीमती झाओ ने कमरे में प्रवेश किया तो उन्हें कोई दुर्गंध नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि दोनों भाई बहनों ने कमरे को बहुत अच्छे से साफ किया था। यहां तक दादी फैंग के पास भी कोई तेज गंध नहीं थी। वे साफ सफाई का ध्यान रखते थे। चाची फैंग, यह मैं हूं, मैं आपसे मिलने आई हूं, श्रीमती झाओ ने कमरे में प्रवेश करते ही कहा और बिस्तर पर लेटी हुई दादी फैंग का अभिवादन करते हुए बैठ गईं। दादी फैंग कमजोर थी, लेकिन फिर भी आगंतुक को देखने के लिए उन्होंने खुद को ऊपर उठाया। शितो की माँ झाओ त्यानलेई को जियो शितो कहा जाता था, इसलिए कभी कभी लोग टीम लीडर की पत्नी शितो की माँ, साथ ही आंटी दाहे और जियांगजी की माँ भी कहते थे। आंटी, कृपया लेट जाइए, बस लेटी रहिए, श्रीमती झाओ ने जब उसे उठने के लिए संघर्ष करते हुए देखा तो उसे रोकने के लिए जल्दबाजी की और जोर देकर कहा कि वह खड़ी न हो। आंटी, आपने शायद यह अनुमान लगाया है, यह जियो यांग और जियो यून है जिन्होंने मुझे आकर आपसे इस बारे में बात करने के लिए कहा था। उनके पास केवल एक रिश्तेदार के रूप में आप हैं, अगर आप चली जाएंगी तो वे क्या करेंगे? शितो की माँ, पिछले कुछ वर्षों में शितो ने हम सभी का ख्याल रखा है, अन्यथा हमारे दिन खांसी असहनीय होते। उनका पोता कमजोर था और उनकी पोती अभी छोटी थी, उसने काम किया लेकिन बहुत अधिक कार्यान्क अर्जित नहीं किए। ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि टीम ने उनकी दुर्दशा देखी, बूढ़े बूढ़े थे और युवा युवा थे, उन्होंने उसे सुअरों को खिलाने दिया, बच्चों ने सुअर का बच्चा इकट्ठा किया, साथ ही 2 पोते पोतियों के बुजुर्ग अनाज का राशन भी दिया, जिससे वे उन सबसे कठिन वर्षों में जीवित रहने में कामयाब रहे। पिछले साल जियो यांग ने हमारे घर से लाओसन के साथ पैसा कमाना शुरू किया था। मैंने सुना है कि अब अर्थव्यवस्था खुली है, जब तक आप घर छोड़ते हैं तब तक आप पैसा कमा सकते हैं। काओ डाली इस बार अपनी पत्नी को राजधानी शहर ले गए, जैसा कि मेरे भतीजे और भतीजी ने किया था। ऐसा लग रहा था जैसे दादी फैंग ने यह सुन लिया हो। यदि वह उन्हें रोककर न रखती तो उसका पोता भी अब तक पैसे कमाने के लिए बाहर चला गया होता। आंटी, जीवन अब बेहतर हो गया है, क्या आप जियो यांग को शादी करते हुए और अपने लिए एक परपोते को जोड़ते हुए नहीं देखना चाहती? क्या आप जियो यून की शादी होते हुए नहीं देखना चाहती? अगर आप चली गईं, तो उनका क्या होगा, भाई और बहन? श्रीमती झाओ ने दादी फैंग को जीवन की इच्छा रखने के लिए मनाने के लिए ऐसा कहा, न कि पूरे दिल से मौत की तलाश करने के लिए। फैंग चायांग और फैंग मियुन, भाई और बहन, पहले से ही काफी दयनीय थे। इतनी कम उम्र में ही उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था। उनके चाचा उनका तिरस्कार करते थे और उनके मामा उनके साथ मेल जोल नहीं रखते थे। शितो की माँ, मेरी बीमारी में बहुत सारा पैसा खर्च होने वाला है। जियो यांग पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करता है, मुझे उसके लिए पत्नी ढूंढने के लिए इसे बचाना होगा। दादी फैंग की आंखें लाल हो गईं और वह कमजोर रूप से बोल रही थी। कर्ज के बारे में क्या? उनका पोता बिना शादी किए इस उम्र तक पहुंच गया था, क्या यह सब इसलिए नहीं था क्योंकि वे गरीब थे और इसका खर्च वहन नहीं कर सकते थे? दादी, मैंने पिछले साल काफी कमाया, बहुत ज्यादा। फैंग चायांग दरवाजे पर खड़ा होकर सुन रहा था, और जब उसने अपनी दादी को यह कहते हुए सुना कि वह उसकी शादी के लिए बचत करना चाहती है, तो वह खुद को रोक नहीं सका और बोलने के लिए दरवाजा खोल दिया। चूंकि पैसा है, उसे पहले जांच कराने के लिए काउंटी टाउन अस्पताल भेजें। श्रीमती झाओ ने इस बारे में और भी कहा कि अगर वह अंततः दादी फैंग को मनाने के लिए बिना प्यार के और अकेले चली गई, तो फैंग चायांग और उनकी बहन कितने दयनीय होंगे।
हालांकि उन्होंने फिर भी कहा कि अगर यह गंभीर बीमारी होती तो वे इलाज नहीं करवाती। राजधानी शहर में जैसे ही यून जियाओक्सियाओ ने अपनी कक्षा समाप्त की, वह सीधे दुकान की ओर चल पड़ी। आखिरकार झांग लानहुआ और झाओ जिनिक्सिन अभी भी इसके लिए नए थे। उन्हें कल ही प्रशिक्षित किया गया था और वे उत्सुकता से आज काम शुरू कर रहे थे। और उनके भाषण में एक लहजा था, उन्हें चिंता थी कि राजधानी शहर के कुछ स्थानीय लोग इतनी तेजी से बात करते हैं कि उनकी बात समझ में नहीं आती। वह चाहती थी कि वे कुछ मंदारिन सीखें। भाभी भाभी, यह देखकर कि काउ डाली और झाओ तियानहे दुकान में नहीं थे और आज आसपास ज्यादा लोग भी नहीं थे, हमने आज काफी हेयरबैंड और मोजे बेचे। ये दोनों वस्तुएं विशेष सस्ते दाम पर थी और बहुत सस्ती थी। उन्होंने अन्य माल बेचने में भी मदद की। यह जल्दी अंधेरा हो जाता है, मैं आपके लिए एक टॉर्च तैयार करूंगा और आप 5 बजे बंद कर सकते हैं। क्या जल्दी अंधेरा हो जाता है? इन 3 दिनों के बाद मैं और स्टॉक लाने की भी योजना बना रहा हूँ। पुनः स्टॉक करें। उसने घड़ियां प्रदर्शित करने के लिए एक ग्लास काउंटर जोड़ने की योजना बनाई। वह यह देखने के लिए पिंडोडुओं पर जांच करेगी कि क्या खरीदने लायक अन्य किफायती, व्यावहारिक सामान है। अभी कोई ग्राहक नहीं है, क्या यह ठीक है अगर मैं आपको कुछ बुनियादी मंदारिन सिखाऊं? ठीक है। दोनों जानते थे कि वे एक लहजे में बात करते हैं और कभी कभी वे वास्तव में एक दूसरे को समझ नहीं पाते। उन्होंने जो कहा, कभी कभी दूसरे भी नहीं समझ पाते। यदि कीमतें न होती तो व्यापार करना सचमुच कठिन होता। दरअसल यू जियाओक्सियाओ को उम्मीद नहीं थी कि आज के कई ग्राहक बुजुर्ग पुरुष और महिलाएं होंगे। इसलिए वह उन्हें कुछ सरल मंदारिन सिखाना भूल गई, क्योंकि उसने पहले शायद ही कभी बुजुर्ग पुरुषों और महिलाओं के साथ व्यवहार किया था। सड़क पर स्टॉल लगाते समय वह ज्यादातर युवा महिलाओं और पुरुषों से निपटती थी। किराने का सामान खरीदने के लिए ज्यादातर झाओ तियानलेई ही थे जिन्होंने खरीदारी की। और जब उसे खरीदारी की जरूरत होती थी तो वह ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग पर निर्भर रहती थी। झाओ तियानलेई ने अपनी कक्षा समाप्त की और तुरंत स्टोर की ओर भागे। बाहर जाओ और मेरे लिए जियो हे और दाली की जांच करो। मेरे लिए साइकिल छोड़ दो, मैं बाद में दा बाओ और जियो बाओ को लेने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैं उन्हें बाद में ले लूंगा। वह उन्हें लेने जा रहा था। फिर ठीक है, ठीक है, जियो बाओ 4:30 बजे बाहर निकल जाएगा और दा बाओ आज सफाई कर रहा है, इसलिए वह बाद में आएगा। व्यवस्था करने के बाद यू शियाओक्सियाओ ने झाओ तियानलेई पर अधिक ध्यान नहीं दिया। झाओ तियानलेई ने झाओ तियानहे और काउ डाली को खोजने के लिए अपनी साइकिल चलाई, यह जानते हुए कि वे कहां घूम रहे होंगे। कुछ समय तक उन्हें पढ़ाने के बाद यून शियाओक्सियाओ ने एक ग्राहक की भूमिका निभाई और कुछ बार प्रदर्शन किया। मुझे बाथरूम का उपयोग करने की आवश्यकता है। यू जियाओक्सियाओ बाहर गया और सोया सॉस बत्तख के साथ वापस आया। उस रात के खाने के लिए इसे पकाने की योजना बना रहा था। सोया सॉस बत्तख बहुत महंगा नहीं था। 5 बजे तक कोई भी ग्राहक नहीं बचा था। यून शियाओक्सियाओ ने खातों की जांच की, फिर झांग लानहुआ और झाओ शिनिक्सिन को सोया सॉस बत्तख के साथ घर ले गया। माँ, दा बाओ और जियो बाओ को झाओ तियानलेई ने चुना था। विशेष रूप से जियो बाओ के कई शिक्षकों ने उससे पूछा था कि क्या वह व्यक्ति वास्तव में उसका पिता था। दरअसल यह झाओ तियानलेई की गलती नहीं थी। चाहे वह पंजीकरण हो या पिकअप, आमतौर पर इसे यू शियाओक्सियाओ ही संभालता था। चूंकि दा बाओ और जियो बाओ का स्कूल तसिंग विश्वविद्यालय से बहुत दूर नहीं था, लेकिन कोर्टयार्ड हाउस से काफी दूर था जहां झाओ तियानलेई का स्कूल स्थित था। देखो, यह क्या है? यह क्या है? माँ ने यह सोया सॉस बत्तख खरीदा। मैंने किसी को इसे खरीदते हुए देखा और सोचा कि मैं इसे आजमाने के लिए एक खरीद लूं। अगर इसका स्वाद अच्छा हुआ तो हम अगली बार इसे फिर से खरीदेंगे। सोया सॉस बतख, इसे थोड़ा भाप में पकाओ। ठीक है। उस शाम उनके पास अभी भी मसालेदार और खट्टे कटे हुए आलू, तली हुई गोभी, सोया सॉस बतख और मूली बॉल सूप थे। यह बत्तख बहुत स्वादिष्ट है। हाँ, इसका स्वाद अच्छा है। इसका स्वाद अच्छा कैसे नहीं हो सकता? इसमें काफी मात्रा में मसाले मिलाए गए थे। उन लोगों के लिए जिन्होंने शायद ही कभी मसालेदार और सुगंधित स्वादों का स्वाद चखा हो, निस्संदेह यह स्वादिष्ट था। कई लोगों के साथ उसके खत्म होने से पहले हर किसी के पास केवल 2 टुकड़े होते थे, तो उन्हें बस इसका स्वाद मिल गया। यू जियाओक्सियाओ पैसे गिनने के लिए कमरे में वापस चला गया और जब झाओ तियानलेई अंदर आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी अभी भी पैसे गिन रही है। आपने कितना कमाया? यू जियाओक्सियाओ को उम्मीद नहीं थी कि एक दिन में स्टोर ने लगभग 200 कमाए होंगे। यह एक नया स्टोर था और बहुत से लोगों को यह भी नहीं पता था कि वे वहां सामान बेचते हैं। सोने का समय हो गया है। देखते ही देखते उसकी पत्नी लेट चुकी थी।
कल सुबह मेरी क्लास नहीं है, इसलिए मैं जियो हे और दाली से सोर्सिंग लूंगा। मैं आपके स्टोर पर नहीं जाऊंगा। युन जियाओक्सियाओ को यह बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। ठीक है, उद्घाटन के बाद पहले 3 दिनों में मैं कुछ अतिरिक्त प्रयास करूंगा, बाद में दिन में एक बार वहां जाना पर्याप्त होगा। दोपहर को लंच करना एक समस्या बन गई थी। उनके घर के बगल में एक छोटी सी नूडल्स की दुकान थी। क्या उन्हें नूडल्स खाना चाहिए? पहले उनसे पूछें, फिर निर्णय लें। सोना। पत्नी, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? पत्नी, नाश्ते के बाद जियाक्सियाओ ने शिनिक्सिन को 10 युआन दिए। यह हर दिन स्टो के लिए बदलाव है। मेरे पास दोपहर में स्टो पर आने का समय नहीं हो सकता है, इसलिए आप पास के रेस्तरां में जा सकते हैं। भोजन के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1 युआन आवंटित करें। 10 युआन देने के बाद उसने भोजन खर्च के लिए 2 युआन भी दिए। फिर वह दा बाओ और जियो बाओ को स्कूल ले गई। चल दर, झाओ तियानलेई और अन्य लोग पहले ही जल्दी चले गए थे। झांग लानहुआ और झाओ शिनिक्सिन दुकान पर पहुंचे, चाबियां निकाली और दरवाजा खोला। आज वे अकेले ही स्टो का प्रबंधन कर रहे थे। शिनिक्सिन, मुझे काफी घबराहट महसूस हो रही है। मैं भी। और प्रति व्यक्ति भोजन खर्च के लिए प्रतिदिन 1 युआन। वो नूडल्स खाती थी और फिर भी आधे से ज्यादा बचा लेती थी। हर भोजन में नूडल्स खाना वे दिन थे जिनके बारे में उन्होंने सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। उन सभी ने बाय ही नूडल्स खाया। इन दिनों वे हर भोजन में मांस नहीं खाते थे, लेकिन हर भोजन में चावल खाते थे। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, लोग खरीदारी के लिए अंदर आने लगे। और वहां काफी संख्या में युवतियां भी थीं। उन्हें नहीं पता था कि स्टो जिंगडू विश्वविद्यालय से बहुत दूर नहीं था और उन्होंने सुना था कि यहाँ सामान बेचा जाता है और सामान हांगकांग से आता है। इतना महंगा। कॉमरेड, हमारा सारा सामान हांगकांग से है और वे जिंगडू में अद्वितीय है। भाभी ने कहा था कि दुकान में सारा सामान अनोखा था। क्योंकि वे अद्वितीय थे, कीमतें ऊंची थी और स्टो की वस्तुएं विशेष रूप से आकर्षक थी। उद्घाटन के बाद पहले 3 दिनों के लिए विशेष मूल्य वाली वस्तुओं को छोड़कर बाकी सभी चीजों पर 20% की छूट है। 20% की छूट। कॉमरेड, कृपया अंदर आएं और देखें। भाभी ने सच ही कहा था कि एक बार जब कोई दुकान में घुस जाए, इतनी सारी आकर्षक वस्तुओं के साथ, तो कोई भी खुद को रोक नहीं सका। जो कुछ महिलाएं अंदर आईं, वे दीवारों पर लटके क्लिप, झुमके और छोटे बाल पकड़ को देखकर तुरंत दंग रह गईं। बहुत सुंदर। मैं यह भी नहीं जानता कि कौन सा खरीदना है। यह मोती बाल क्लिप प्रत्येक 3 युआन का है, 5 युआन के लिए भी है, और यह कमीलिया एक और भी अधिक महंगा है, लेकिन वे सभी बहुत प्यारे हैं। मैं एक चुनूंगा। बहुत सारी खूबसूरत चीजें। एक खरीदने के बाद भी, झांग लानहुआ और झाओ शिनिक्सिन ने उन्हें 20% की छूट दी और उपहार के रूप में उन्हें एक हेयरबैंड भी दिया। आज कल की तुलना में अधिक व्यस्त था। वे दोनों पूरे दिन अपने पैरों पर खड़े थे। आज कोई मदद के लिए नहीं आया। झाओ शिनिक्सिन को हर बार हिसाब किताब करने, डिलीवरी के लिए चीजें पैक करने और नकदी संभालने के लिए दोबारा जांच करनी पड़ती थी। वह लगातार काउंटर पर व्यस्त थी। झांग लानहुआ ने ग्राहकों को सुझाव देकर उनका मनोरंजन किया। उन्होंने हेयरबैंड और मोजे का भी प्रचार किया। वे शौचालय में केवल तभी जाते थे जब वहां कोई व्यस्तता नहीं होती थी। वे जाते समय हड़बड़ाहट में जाते थे। दोपहर के भोजन के लिए दोनों ने बारी बारी से नूडल्स खाया। आखिरकार कोई और ग्राहक नहीं। झांग लानहुआ ने दुकान के चारों ओर देखा। मुझे आश्चर्य है कि भाभी कब दोबारा सामान जमा करेगी। बहुत सारा सामान बिक चुका था और उनका स्टॉक लगभग खत्म हो चुका था। भाभी ने कहा कि वह इन 3 दिनों के बाद फिर से स्टॉक कर लेंगी। दोनों ने थोड़ा आराम किया, फिर तौलिए से पोंछकर दुकान की सफाई की। झाओ फैमिली विलेज में चायांग ने एक ट्रैक्टर किराए पर लिया था और वे तीनों काउंटी टाउन अस्पताल गए। डॉक्टर, मेरी दादी कैसी है? चायांग वास्तव में चिंतित था। अस्पताल पहुंचने के बाद उसकी दादी को जांच के लिए ले जाया गया था। बूढ़ी महिला की उम्र काफी अधिक है और उसे कई छोटी मोटी बीमारियां हैं, लेकिन उनमें से कोई भी गंभीर नहीं है। हालांकि उसकी अच्छी देखभाल की जरूरत है, खासकर दूध के साथ। जब उसने यह सुना, चायांग को राहत मिली, लेकिन फिर वह सोचने लगा कि दूध कैसे प्राप्त किया जाए। भाई, डॉक्टर ने क्या कहा? फैंग मियुन ने धीमी आवाज में पूछा। जानना चाहते हैं कि दादी कैसी थी? बस कुछ छोटी मोटी बीमारियां हैं, लेकिन उसे अपने शरीर को पोषण देने के लिए और भी चीजें लेने की जरूरत है। फैंग मियुन को पता था कि कुछ अच्छी चीजों के लिए राशन कूपन की आवश्यकता होती है। भाई, क्या आप थर्ड ब्रदर को टेलीग्राफ भेजकर देख सकते हैं कि क्या उसे कुछ मिल सकता है? हम काउंटी शहर में भी देखेंगे। हम भी भुगतान करेंगे।
मूल रूप से फेंग चायांग ने सोचा था कि दादी के चिकित्सा उपचार के लिए काउंटी शहर की इस यात्रा में उनके सारे पैसे खर्च हो जाएंगे और वो कर्ज में भी डूब सकते हैं, लेकिन अब जबकि दादी को केवल छोटी मोटी बीमारियां थी, फिर भी उन्होंने उन्हें कुछ और दिनों के लिए अस्पताल में रहने देने की योजना बनाई। लेकिन माल्टेड दूध और पाउडर दूध जैसी पौष्टिक चीजें वास्तव में मुश्किल से मिलती थी। वास्तव में 2 मोर्चों पर तैयारी करना आवश्यक था। आप दादी का ख्याल रखना, मैं तीसरे भाई को टेलीग्राफ भेजने के लिए डाकघर जा रहा हूँ। फैंग चायांग को झाओ तियानलेई का पता भी पता था। अब तक कई दिन बीत चुके थे और जियो हे और डाली को कैपिटल सिटी में आ जाना चाहिए था। टेलीग्राफ भेजने के बाद उसने बाजार में खोजना शुरू किया, लेकिन बहुत सारी चीजें खरीदने के बावजूद उसे कहीं भी बिक्री के लिए माल्टेड दूध या पाउडर वाला दूध नहीं मिला। उसने वास्तव में उन 2 वस्तुओं को नहीं देखा था। क्या करें? अंत में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्रिप्शन लिखने के बाद ही फैंग चायांग सहकारी से माल्टेड दूध का एक बैग खरीदने में कामयाब रहे। यह कैसा है? क्या आप अभी भी सहज महसूस करते हैं? जब आसपास कोई ग्राहक नहीं था तो युन जियाओक्सियाओ दुकान के पास 2 छोटे बर्तन लेकर आया। भाभी, आप आ गईं। आज का कारोबार कल से भी अच्छा होना चाहिए, बस इतना है कि ज्यादा स्टॉक नहीं बचा है। यू जियाओक्सियाओ ने चारों ओर देखा और वास्तव में वहां बहुत कुछ नहीं बचा था। हम परसों फिर से स्टॉक कर लेंगे, तब मेरी सुबह कोई क्लास नहीं होगी। यू जियाओक्सियाओ ने आज के पैसे लिए, सभी को इकट्ठा किया, दुकान बंद की और घर चले गए। भाभी, आज कुछ युवा महिला साथी आई थी, मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना कि वे विश्वविद्यालय की छात्राएं थी। झाओ शिनिक्सिन ने विषय उठाया और खुद को हीन महसूस किया। वह केवल प्राथमिक विद्यालय में पढ़ी थी। भाभी और तीसरा भाई विश्वविद्यालय के छात्र थे। तसिंग यूनिवर्सिटी में महिला छात्र कम हैं, लेकिन हमारे सामने कैपिटल सिटी यूनिवर्सिटी में अधिक हैं। झांग लानहुआ और भी अधिक उत्सुक था। भाभी, क्या ये विश्वविद्यालय एक दूसरे के करीब है? युन जियाओक्सियाओ ने सिर हिलाया, यहाँ आसपास काफी विश्वविद्यालय हैं, आप कह सकते हैं कि राजधानी शहर में विश्वविद्यालय देश में सबसे अधिक है। और उनके जिले के छात्र भविष्य में देश के सबसे विशिष्ट छात्र बनने जा रहे हैं। तो मेरी दुकान यहाँ स्थित होने के कारण अभी भी पैदल यातायात से लाभान्वित होती है, जिसका अर्थ है कि ग्राहक है। पैदल यातायात का तात्पर्य ग्राहकों से है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मुझे समझ में नहीं आती। क्या वे अभी तक वापस नहीं आए? दरवाजे पर चाबियां देखकर संकेत मिला कि पुरुष साथी अभी तक वापस नहीं आए हैं, जिससे वह आश्चर्यचकित रह गई। यह ऐसा लग रहा है। न केवल युन शियाओक्सियाओ को यह अजीब लगा, बल्कि झांग लानहुआ और झाओ शिनिक्सिन को भी अजीब लगा। इसका कोई मतलब नहीं था। क्या ऐसा हुआ? तुम दोनों अपना होमवर्क करो, मैं रात का खाना बनाऊंगा। दोनों बच्चों को हर दिन होमवर्क मिलता था। यहाँ तक जियो बाओ को भी थोड़ा होमवर्क करना था। झांग लानहुआ और झाओ शिनिक्सिन भी मदद के लिए रसोई में आए। इन दिनों दुकान में सामान बेचना खेतों में काम करके अंक अर्जित करने से कहीं अधिक आसान था। चावल को धोकर पकाने के लिए गर्म और खट्टे कटे हुए आलू, ग्लास नूडल्स के साथ साउरक्रोट स्टू और शीतकालीन तरबूज और मूली मीटबॉल सूप उदार मात्रा में। युन जियाओक्सियाओ के 4 लोगों के परिवार, साथ ही काओ डाली के 2 लोगों के परिवार और भाई बहन झाओ शिनिक्सिन और झाओ तियानहे के लिए रात के खाने के लिए कुल 8 लोग हैं। वास्तव में इतने सारे लोगों के लिए खाना बनाना आसान नहीं था। मैं कुछ गोभी और सेमवई बंस को लपेटने के लिए कुछ आटा बनाऊंगा। पत्ता गोभी और सेमवई बंस, वे क्या थे? झांग लानहुआ और झाओ शिनिक्सिन को नहीं पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने मदद की। जब तक झाओ तियानलेई और 3 आदमी लौटे, तब तक भोजन की सुगंध फैलनी शुरू हो गई थी। जियाओक्सियाओ, भाभी, अपने हाथ धो लो, खाने का समय हो गया है। जहां तक कि कई टोकरियों की बात है, उन्हें भाप में पकने दें, जैसे वे कल सुबह के नाश्ते के लिए हैं। क्या वे उबले हुए बंस या बर्तन में बंस हैं? बंस, पत्ता गोभी और सेमवई बंस। किसी भी तरह, स्वाद भी निश्चित रूप से अच्छा था। क्या उसे पैनकेक के लिए उन बड़े पैन में से एक खरीदना चाहिए? इसे ध्यान में रखा जा सकता है। समय आने पर एक पैन एक साथ कई पैदा करेगा, निश्चित रूप से धीरे धीरे केवल 1 या 2 की जरूरत नहीं होगी। आज रात किसी ने भी मांस न खाने की शिकायत नहीं की। भाभी, क्या ये सेवइयां शकरकंद से बनी है? हाँ। क्या हमारे शहर में टीम द्वारा संचालित सेवई फैक्ट्री नहीं है? हाँ, हमारे शहर के बगल में एक टीम है, उनके पास बिजली है। बिजली की बात करें तो कैप्टन झाओ भी इस मुद्दे को लेकर चिंतित थे। उन्होंने बिजली स्थापित करने की योजना बनाई। बिजली स्थापित करना और सड़कों की मरम्मत करना, कुछ तो करना ही था, है ना? कई टीम कैडरों के साथ चर्चा करने के बाद उन्होंने अंततः बिजली स्थापित करने का फैसला किया।
लेकिन बिजली स्थापित करना केवल टीम की सहमति का मामला नहीं था। एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। हालांकि क्योंकि यू शियाओक्सियाओ पहले प्रांतीय शीर्ष विद्वान बन चुके थे, यहां तक काउंटी सचिव को भी झाओ फैमिली विलेज के बारे में पता था। अगले दिन झाओ तियानलेई को एक टेलीग्राम प्राप्त हुआ और उसने इसे सीधे यू शियाओक्सियाओ को दिखाया। पत्नी जियो यांग कुछ पोषक तत्वों की खुराक चाहती है और मुझे थोड़ी देर में कक्षा में जाना है, इसलिए मुझे आपकी मदद की आवश्यकता होगी। झाओ तियानलेई ने यू शियाओक्सियाओ को कुछ पैसे देने की भी कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। मेरे पास पैसा है, याद रखें मेरा स्टोर हर दिन पैसा कमाता है, लेकिन मुझे कितना मेल करना चाहिए? यह सबसे अच्छा होगा यदि आप कुछ दूध पाउडर प्राप्त कर सकें, यदि नहीं, तो माल्टेड दूध, ब्राउन शुगर और ऐसा ही खरीदें। झाओ तियानलेई ने एक दिन पहले ही स्टॉक कर लिया था और अभी तक बहुत कुछ नहीं बेचा था, इसलिए उसके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे थे। खरीदारी के लिए वह केवल अस्थायी रूप से अपनी पत्नी पर निर्भर रह सकता था। हालांकि इतनी रकम जियो यांग जरूर देगी, उसे इस बात का यकीन था। ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। उस व्यक्ति को विदा करने के बाद युन शियाओक्सियाओ ने झांग लानहुआ और झाओ शिनिक्सिन से कहा, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर निकलने की जरूरत है। भाभी, बस जाओ अपना सामान संभालो। युन जियाओक्सियाओ घर गई, यह याद करते हुए कि उसके पास अभी भी 3 महीने हैं। दूध पाउडर का एक डिब्बा, माल्टेड दूध के 2 पैकेट और 5 किलो ब्राउन शुगर मिलाया गया था। वह इन वस्तुओं को डाकघर ले गई, फैन चाया के लिए एक पता भरा और एक्सप्रेस डिलीवरी के लिए अतिरिक्त भुगतान भी किया। बेशक वह अपने सास ससुर को भी चीजें मेल करना नहीं भूलती थी। मोजे, बनियान प्रत्येक सास ससुर के लिए एक काला और एक लाल। तो उसने उनके लिए एक टोपी भी तैयार की, जो कश्मीरी ऊन से बनी थी और गर्मी में उसके बराबर थी। वह बहुत दिखावटी नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने कुछ सूखे समुद्री घास और सूखे झींगे भी खरीदे। जब डाकघर के कर्मचारियों ने इस महिला को बहुत सारी चीजें लाते हुए देखा, सभी एक ही स्थान पर लेकिन अलग अलग प्राप्तकर्ताओं के साथ, आइटम मेल करने के बाद युन जियाओक्सियाओ मुड़ी और अपनी कक्षाओं के लिए स्कूल चली गई। नया स्टोर 3 दिनों से खुला था, खासकर इस आखिरी दिन काफी लोग खरीदारी करने आए थे। मोजे और हेयरबैंड लगभग सभी बिक गए। ग्राहकों ने उनसे दोबारा स्टॉक करने को कहा। झांग लानहुआ ने बस इतना कहा, हमारा बॉस पहले ही स्टॉक भरने के लिए जा चुका है, उसे वापस आने में 2 दिन लगेंगे और वह बहुत सारी नई शैलियां लाएगी। कॉमरेड, आप चुनने के लिए स्टोर पर आ सकते हैं। क्या नई शैलियां हैं? लेकिन स्टोर में केवल 3 दिन ही प्रमोशन हुआ। यह जांचने लायक हो सकता है। झाओ तियानलेई हर दिन सुबह से देर शाम तक काउ डाली और झाओ तियानहे के साथ बाहर जाते थे। यू जियाओक्सियाओ ने उनकी गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। स्टोर खुलने का चौथा दिन सुबह उसकी कोई कक्षा नहीं थी, इसलिए वह आराम करने चली गई। उन्होंने स्टोर से वे कागजात भी हटा लिए जिनमें पहले 3 दिनों के लिए 20% छूट की घोषणा की गई थी, जिसमें अभी भी लगभग आधा स्टॉक बचा हुआ था। कुछ शैलियां पहले ही स्टॉक से बाहर हो चुकी थी। जब झांग लानहुआ और झाओ शिनिक्सिन ने दोपहर के आसपास युन जियाओक्सियाओ को एक सूटकेस वापस खींचते हुए देखा। भाभी, आप वापस आ गईं। क्या आप पुनः स्टॉक करने के बाद वापस आए? आज ग्राहक बहुत कम थे। लानहुआ और शिनिक्सिन कीमतें निर्धारित करने में मदद के लिए आए और उन्होंने कुछ नई वस्तुएं देखी। सामान का यह बैच और भी सुंदर है। हालांकि दोनों कई दिनों तक राजधानी शहर में रहे थे और अब पहले की तरह घबराए और हैरान नहीं थे। जब तक उन्होंने यह सब काम खत्म किया, तब तक भोजन का समय हो चुका था। तुम दोनों पहले खाना खाओ। जियाओक्सियाओ ने उन्हें सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद खाने के लिए कहा। उसने उन्हें प्रतिदिन 1 युआन की भोजन सब्सिडी दी, जो कम कीमत नहीं थी। ठीक है, आज सुबह दुकान में ज्यादा ग्राहक नहीं थे, इसलिए ज्यादा व्यस्त नहीं थे। उनके जाने के बाद जियाक्सियाओ ने दुकान में महत्वपूर्ण वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए एक छोटी डिस्प्ले कैबिनेट खरीदी और उन्हें बेचने की कोशिश करने के इरादे से कुछ घड़ियां प्रदर्शित की। यदि वे अच्छी तरह से बिके तो वह जारी रखेंगी। जब दोनों नूडल्स खाकर लौटे और दुकान में एक अतिरिक्त अलमारी देखी, जिसके अंदर सामान रखा हुआ था। अभी एक कैबिनेट वितरित की गई थी और मैं उन्हें बेचने की कोशिश करने के लिए हांगकांग से कुछ घड़ियां भी लाया था। घड़ियां। लानहुआ और शिनिक्सिन देखने के लिए भीड़ में जुट गए और उन्होंने कैबिनेट के अंदर कई उत्कृष्ट घड़ियां व्यवस्थित देखी। भाभी, वे सुंदर हैं। लेकिन वे कीमत से चौंक गए, हालांकि यह घड़ियों की वास्तविक कीमत लग रही थी। जियाओक्सियाओ ने घड़ियों को देखा, यह देखते हुए कि इन घड़ियों से लाभ अधिक था। एक पुरानी और कलात्मक छोटी घड़ी, चमड़े के पट्टे के साथ कॉफी रंग की, गुलाबी सोने के बैंड वाली एक प्राचीन जलरोधक क्वार्ट्ज घड़ी, यह अधिक महंगी थी।
यह घड़ी जलरोधक है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से अधिक महंगी है। जियाओ क्सियाओ ने आगे कहा, मैं आपको उनके फायदों के बारे में बताऊंगा। इस सस्ती घड़ी के अलावा, जो बहुत जलरोधक नहीं है, ये सभी घड़ियां जलरोधी हैं। हाथ धोते समय यदि वे गीली हो जाती हैं तो आपको उनके रुकने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और वे एक अतिरिक्त बैटरी के साथ भी आती हैं। क्या तुम्हें घड़ियां चाहिए? मैं आसपास पूछ सकता हूं कि क्या कोई सस्ती घड़ियां हैं। उन दोनों के चेहरे पर तुरंत आश्चर्य की खुशी दिखी और उन्होंने एक स्वर में कहा, धन्यवाद भाभी। धन्यवाद भाभी। आजकल ऐसी बड़ी वस्तुओं को खरीदने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन ये पैसे वास्तव में मुश्किल से आते थे। यहाँ तक श्रमिक एक भी घड़ी का वाउचर प्राप्त किए बिना कई वर्षों तक काम कर सकते थे। यदि इसे औद्योगिक कूपन में बदल दिया जाए तो किसी को घड़ी खरीदने के लिए कम से कम 1 वर्ष की बचत करनी होगी। यह कुंजी इस कैबिनेट के लिए है। जियाओ क्सियाओ ने उन्हें कैबिनेट की चाबी सौंपी। आखिरकार ये घड़ियां वास्तव में महंगी थी। दुकान के दरवाजे की चाबियां भी अलग अलग थी। आज दोपहर को मेरी 2 कक्षाएं हैं, इसलिए मैं अभी जा रहा हूं। भाभी, आपका दिन शुभ हो। आपका दिन शुभ हो। जियाओ क्सियाओ के जाने के बाद लानहुआ ने आह भरी, भाभी वास्तव में व्यस्त है। हाँ, उसे फिर से सामान रखना होगा, शिक्षा देनी होगी और बच्चों को लाना होगा। शिनिक्सिन ने अतीत के बारे में सोचा, जब गांव की कई चाचियों ने कहा था कि भाभी आलसी थी, क्योंकि उसका परिवार उसके ससुर के घर से ज्यादा दूर नहीं रहता था। वह भाभी को तीसरे भाई से शादी करते हुए देखकर बड़ी हुई। जब भाभी पहली बार ग्रामीण इलाके में पहुंची तो वह तुरंत उनकी ब्रिगेड की सबसे सुंदर लड़की बन गई। ज्यादा समय नहीं बीता था जब उसने अपनी मां से सुना था कि तीसरा भाई सबसे खूबसूरत शिक्षित युवक से शादी करने जा रहा है। हालांकि शादी के बाद भाभी ने खेती का कोई काम कम ही किया। वह जानती थी कि उसकी मां के परिवार द्वारा भेजे गए पार्सल और पैसे भाभी के गुजारे के लिए काफी थे। अब घर के बारे में सोच रही हूं तो इसके पैसे उसके माता पिता के परिवार ने दिए थे। उसके माता पिता सचमुच भाभी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। जियो राव, मैंने सुना है कि हमारे स्कूल के पास एक नई आभूषण की दुकान है। आपने पहले जो मोती बाल क्लिप खरीदा था वह सुंदर था, लेकिन जब मैं आपके बताए स्थान पर गया तो मैंने इसे बिक्री के लिए नहीं देखा। एक्सक्लेमेशन मार्क। युवा महिला साथियों को सुंदरता पसंद है। स्कूल के पास कोई सहायक उपकरण की दुकान खुली है। 10 यूनरो को याद आया कि पिछली बार उसके कई सहपाठियों ने पूछा था कि उसने अपनी मोती बाल क्लिप कहाँ खरीदी थी, और उसने उन्हें पता दिया था। हालांकि जब वे विक्रेता की तलाश करने गए तो उन्हें वह विशेष विक्रेता नहीं मिला। ठीक है, चलो देखते हैं। इस बार एक्सेसरी शॉप की ओर काफी लोग जा रहे थे। मैंने सुना है कि पहले 3 दिनों में 20% की छूट थी। हम बहुत देर से आए हैं। आइए फिर भी अंदर चलें और देखें। दुकान में प्रवेश करते ही वे आश्चर्यचकित रह गए। यहाँ तक कि 10 यूनरो भी कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। उस दुकान के मालिक ने एक दुकान खोली है। एक बार जब ये शब्द बाहर आ गए तो 10 यूनरो के सहपाठियों को तुरंत इसका मतलब समझ में आ गया। यह दुकान वही थी जिसके बारे में विक्रेता 10 यूनरू ने बताया था कि वह अपना स्टॉल लगाती थी। क्या यह एक घड़ी है? किसी ने दुकान में एक छोटा काउंटर देखा जहां कुछ घड़ियां प्रदर्शित थी, सभी विशेष रूप से आकर्षक। आप किन वस्तुओं में रुचि रखते हैं कॉमरेड? हमारे स्टोर में विभिन्न शैलियां हैं। आज सभी नए सामान आए हैं और कीमतें उन पर अंकित हैं। छात्राओं ने भी कीमतें देखी तो बहुत हैरान हुई। घड़ियां खूबसूरत थी, लेकिन कीमतें बहुत ज्यादा थी। हमारा माल हांगकांग से है, जो राजधानी शहर में अद्वितीय है। महंगा, हाँ, लेकिन वास्तव में सुंदर। इन घड़ियों को वाउचर की आवश्यकता नहीं है, है ना? कोई घड़ियों को घूर रहा था तो बहुत हैरान हुआ। बेशक, आजकल प्रमुख वस्तुओं को खरीदने के लिए अभी भी वाउचर की आवश्यकता होती है। व्यक्तिगत विक्रेताओं के पास भी सामान है, लेकिन वे और भी अधिक महंगे हैं। हालांकि कई लोग मोबाइल वाले होते हैं और यदि कुछ टूट जाता है तो विक्रेता का पता नहीं चल पाता है। लेकिन यह स्टोर अलग है। किसी वाउचर की आवश्यकता नहीं है और ये कुछ मॉडल वाटरप्रूफ हैं। आपको हाथ धोने या स्नान करने के लिए इन्हें उतारने की जरूरत नहीं है। जलरोधक। इससे तुरंत 10 यूनरो में काफी उत्सुकता जाग उठी। आजकल कई घड़ियां जलरोधक नहीं हैं। हाथ धोते समय आपको उन्हें थोड़ा ऊपर सरकाना होगा, इस डर से कि कहीं वे अंदर न घुस जाएं, और स्नान करने से पहले उन्हें निश्चित रूप से उतारना होगा। लेकिन उन्हें उतारकर पहनने से अक्सर वे खो जाते हैं। कीमत वास्तव में बहुत अधिक है, लेकिन वे वाटरप्रूफ हैं और दिखने में भी अच्छे हैं। स्टोव चमकदार गर्मागर्म रोशनी से सुसज्जित था, इसलिए यह बहुत अच्छी रोशनी थी जिससे सब कुछ और भी आकर्षक लग रहा था।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें वाउचर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कीमतें अभी भी बहुत ऊंची थी। कुछ को प्रलोभन दिया गया, लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। वे केवल अन्य सामान ही खरीद सकते थे। इतने सारे ग्राहकों को देखकर झाओ शिनिक्सन और झांग लानहुआ ने उन्हें एक छोटे से उपहार के रूप में एक हेयर टाई दी। स्टोर में काम करने वाले झांग लानहुआ और झाओ शिनिक्सन के साथ वे धीरे धीरे अपनी नौकरी से परिचित हो गए। यू जियाओक्सियाओ हर दिन काम छोड़ने से पहले खातों की जांच करती थी, अपना ध्यान अनुवाद और अध्ययन पर केंद्रित करती थी। हालांकि स्टोर में परेशानी थी। कोई सामान वापस करने आया और मुआवजे की मांग भी करने लगा। उस समय स्टोर पर काफी संख्या में ग्राहक थे। कॉमरेड, क्या मैं देख सकता हूँ? हमारे स्टोर का माल हांगकांग से आता है। ग्राहक भयभीत नहीं हुआ और उसने इसे झांग लानहुआ को सौंप दिया, जिसने ध्यान से देखा। यह वास्तव में हमारे स्टोर का उत्पाद है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह गलती से गिरकर टूट गया है ना? झांग लानहुआ को पता था कि ग्राहक ने शायद सोचा था कि वस्तु महंगी है। इसके टूटने के बाद वे स्टोर पर अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे और देखना चाहते थे कि क्या उन्हें एक्सचेंज मिल सकता है। शिनिक्सन, मेरे लिए गोंद लाओ, मैं इसे ठीक करने में मदद करूंगा। इसे वापस एक साथ चिपकाया जा सकता है। झांग लानहुआ और झाओ शिनिक्सन दोनों जानते थे कि व्यवसाय में आपको ग्राहकों के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे स्टोर की छवि प्रभावित हो सकती है। उनकी भाभी ने उन्हें गोंद देना छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें पता चला था कि मोती के बाल क्लिप में एक छोटा सा मोती खो गया था। कॉमरेड, इसे अब वापस चिपका दिया गया है, देखो। बिक्री सहयोगी ने इसे ठीक करने में मदद की और इसे महिला को वापस सौंप दिया। झाओ शिनिक्सन ने माफी के रूप में एक हेयर टाई भी सौंपी और दूसरे पक्ष को विदा किया। जब यून जियाओक्सियाओ को घटना के बारे में पता चला, तो उन्हें लगा कि उन्होंने इसे असाधारण रूप से अच्छी तरह से संभाला है। उन्होंने कहा, हमें ग्राहकों के साथ संघर्ष नहीं करना चाहिए। पहली चीज जो हमें करने की जरूरत है वह है शांत रहना और स्थिति को प्रबंधित करना। हमारे स्टोर में आइटम बहुत महंगे नहीं हैं, वे सिर्फ छोटी चीजें हैं। लेकिन आपने फिर भी अच्छा किया। दा बाओ और जियो बाओ को घर वापस लाने में मेरी मदद करें और मैं जश्न मनाने के लिए कुछ उपहार खरीदूंगा। बच्चों को उन्हें सौंपने के बाद यू शियाओक्सियाओ उनसे अलग हो गए और घर जाने से पहले एक हाथ से कटा हुआ खरगोश, एक सोया सॉस बत्तख और 5 किलोग्राम केकड़े खरीदे। माँ, भाभी जाओ त्यानलेई और अन्य दो भी वापस आ गए। पत्नी यू जियाओक्सियाओ सामान लेकर रसोई में चली गई। एक खरगोश, एक सोया सॉस बत्तख। मैंने किसी को छोटे सेब खरीदते हुए भी देखा, इसलिए मैंने कुछ किलोग्राम खरीदे। छोटे सेब, और वहां बत्तख भी है और खरगोश भी। उस शाम का रात्रि भोज विशेष रूप से भव्य था। 8 लोग एक मेज के चारों ओर इकट्ठे हुए, सोया सॉस बत्तख, खरगोश का मांस, शाकाहारी व्यंजन और मिठाई के लिए छोटे सेब का आनंद ले रहे थे। जीवन इससे बेहतर नहीं हो सकता। उस दिन स्कूल में सप्ताहांत की छुट्टी थी। जैसे ही झाओ त्यानलेई और काओ डाली ने अपना सामान बेचा, उन्होंने दुकान अपने पुरुष साथियों के लिए छोड़ दी और यू शियाओक्सियाओ ने झाओ शिनिक्सन और झांग लानहुआ के साथ खरीदारी शुरू कर दी। वे कुछ कपड़ों की खरीदारी कर रहे थे। हालांकि अब दुकान में स्टोव था, फिर भी बाहर बहुत ठंड थी। यून शियाओक्सियाओ उन्हें फॉल अंडरगारमेंट्स, स्वेटर, सस्ते सूती कपड़े खरीदने के लिए ले गए, और जहां तक जूते की बात है, उन्होंने वे जूते पहने जो उन्होंने खुद बनाए थे। लेकिन स्टोर पर झाओ त्यानलेई का सामना फिर से 10 यूनरो से हुआ। हाँ, 10 यूनरो एक बार फिर आया था। अपनी आखिरी मुलाकात के बाद से 10 यूनरो ने झाओ त्यानलेई को दोबारा नहीं देखा था। कॉमरेड, क्या आप मुझे याद करते हैं? उसने पूछा। यह सुनकर झाओ त्यानहे और काओ डाली, जो कुछ ही दूरी पर थे, ने यह सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए कि क्या हो रहा है, सोच रहे थे कि यह सब क्या है। झाओ त्यानहे और काओ डाली ने एक दूसरे पर नजरें डाली। क्या ऐसा हो सकता है कि तीसरे भाई ने अपनी भाभी को धोखा देने के लिए कुछ किया हो? क्या बात इतनी आगे बढ़ गई थी कि वह उन्हें ढूंढती हुई आई थी? यह महिला कॉमरेड वास्तव में काफी आकर्षक दिखती थी, लेकिन भाभी भी सुंदर थी और उसने तीसरे भाई को 2 बेटे दिए थे। भाभी के परिवार ने भी बहुत सारी चीजें भेजी थी और उन्होंने अपने घर के लिए पैसे भी उधार लिए थे। वो संभवतः अपनी भाभी को धोखा देने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। आप कौन हैं? झाओ त्यानलेई फिर से 10 यूनरो को भूल गया था। उनकी आखिरी मुलाकात को 1 महीने से अधिक समय हो गया था। वह हाल ही में अविश्वसनीय रूप से व्यस्त थे। 10 यूनरो, यह देखकर कि झाओ त्यानलेई उसे फिर से भूल गया था, क्रोधित नहीं हुआ। आपने मुझे पिछले साल बचाया था। आप शायद भूल गए होंगे, लेकिन मैं नहीं भूला। नमस्ते, मैं कैपिटल सिटी यूनिवर्सिटी से 10 यूनरो हूँ। मुझे अभी भी अपने बचाने वाले का नाम नहीं पता।
वह व्यक्ति जिसे उसने पिछले वर्ष बचाया था। झाओ तियानहे और काओ डाली ने एक दूसरे पर नजरें डाली। वे पिछले साल भी थर्ड ब्रदर के साथ बाहर गए थे, लेकिन उन्होंने वास्तव में इस महिला कॉमरेड को नहीं पहचाना, शायद इसलिए कि वे उसे भूल गए थे या ध्यान नहीं दिया था। झाओ तियानलेई इस अतिथि के साथ व्यवहार नहीं करना चाहता था, लेकिन वह लगातार ध्यान भरी निगाहों से उसे देख रही थी। उन्होंने कहा, कॉमरेड, यह उस समय एक छोटी सी बात थी, इसे ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि 10 यूनरो ने इसे इस तरह से नहीं देखा। आप सोच सकते हैं कि यह एक मामूली बात थी, लेकिन मेरे लिए यह कुछ ऐसा था जिसने मेरे पूरे जीवन को प्रभावित किया। कृतज्ञता का यह ऋण महत्वपूर्ण है, 10 यूनरो ने दृढ़ता से कहा। आज 10 यूनरो अकेले नहीं आया था, बल्कि 2 रूममेट्स को साथ लाया था। उन्होंने सुना था कि यह जगह आभूषणों की दुकान है और नया सामान आया है, इसलिए वे देखने आए। दुकान में सचमुच नई वस्तुएं थीं। स्कार्फ और दस्ताने थे। बेशक कीमतें भी अलग अलग थी। स्कार्फ कुछ ऊनी, आलीशान और यहाँ तक कि सूती लिनन के भी थे। दस्ताने पंक्तिबद्ध और बिना पंक्तिबद्ध दोनों। चमड़े वाले भी थे और कश्मीरी भी। कीमतें सभी अलग अलग थी। ऐसा कहा जा सकता है कि यून शियाओक्सियाओ का एक्सेसरी स्टोर इलाके में काफी प्रसिद्ध था और आसपास के कई स्कूलों में भी प्रसिद्ध था। क्योंकि अंदर की वस्तुएं वास्तव में आकर्षक थी, वे वास्तव में समान वस्तुओं की तुलना में अधिक महंगी भी थी। घड़ियां भी थी, कूपन की जरूरत नहीं थी। पिछली कुछ घड़ियां पहले ही एक बैच में बिक चुकी थी और इस दूसरे बैच में केवल 2 ही बची थी। इससे यून जियाओक्सियाओ को चिल्लाना पड़ा, राजधानी शहर राजधानी है और वास्तव में बहुत सारे अमीर लोग हैं। दाता, आपका नाम? जिसे देखकर इस महिला का जिक्र होता रहा। मेरा नाम झाओ तियानलेई है। 10 यूनरो की आंखें चमक उठी और उसने मुस्कुराते हुए कहा, भाई झाओ, इतने प्यार से बुला रही हो। काओ डाली ने झाओ तियानहे पर तंज कसते हुए कहा, हिसाब चुकाने का समय आ गया है। वे आज स्टोर में मदद करने के लिए यहाँ थे। भुगतान के लिए कतार में इंतजार कर रहा हूँ। स्कूल में छुट्टी होने और कुछ फैक्ट्रियों में भी दुकान लगातार मेहमानों से भर गई। स्टोर में प्रवेश करने पर और महिला नहीं बल्कि पुरुष सेल्स स्टाफ को देखकर ये महिला कॉमरेड थोड़ी आश्चर्यचकित हुई। हालांकि स्टोर में मौजूद वस्तुएं वास्तव में आकर्षक थी, इसलिए वे अपने साथियों के साथ वस्तुएं चुनते रहे। 10 युआन से अधिक की खरीदारी के लिए काउंटर पर दा बाओ उन्हें हेयर टाई देते थे और प्यार से कहते थे, बहन, अपना ख्याल रखना। जहां तक जियो बाओ की बात है, वह अपने भाई के बगल में खड़ा होकर अभी भी ग्राहकों का अभिवादन कर रहा था। दा बाओ बहुत तेजी से हिसाब किताब निपटाता है। काओ डाली ने देखा कि कैसे दा बाओ ने ग्राहकों का स्वागत किया और छोटी छोटी चीजें भी दी, और कई महिला साथी बहुत खुश होकर चली गईं। भाभी की तरह। उन्होंने पहले देखा था कि भाभी कितनी तेजी से हिसाब किताब करती है, अविश्वसनीय रूप से तेज, बिना कैलकुलेटर के और बहुत सटीक। इस बीच 10 यूनरो अभी भी झाओ तियानलेई को घूर रहा था। भाई झाओ, क्या आप कुछ खरीदने आए थे? इस स्टोर में सामान बहुत आकर्षक है। यह बिल्कुल अज्ञात था कि भाई झाओ अपने साथी के लिए खरीद रहा था या अपनी बहन के लिए। वे काफी आकर्षक हैं। पत्नी की पैनी नजर थी, वह अच्छे स्रोत ढूंढने में सक्षम थी। भाई झाओ, जब आपके पास समय होगा, मैं आपको रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहूंगा। उसे रात्रि भोज पर आमंत्रित करें। कॉमरेड 10, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। आपको बचाना बस कुछ ऐसा था जो मैंने मौके पर ही किया था, आपको इसे ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। वह संभवतः किसी अनजान महिला कॉमरेड के साथ डिनर पर कैसे जा सकता है? 10 यूनरो को झाओ तियानलेई की अस्वीकृति महसूस हुई। भाई झाओ, शायद अगली बार। 10 यूनरो अपने रूममेट के साथ चली गई। जियो राव, क्या आप उस सज्जन से परिचित हैं? 10 यूनरो ने झाओ तियानलेई द्वारा पिछले साल के बचाव का संक्षेप में उल्लेख किया, लेकिन ऐसा लगता है कि उसने इस बात को दिल पर नहीं लिया। उसके रूममेट ने भी 10 यूनरो के प्रति झाओ तियानलेई की उदासीनता को देखा। वह इसे मामूली बात मानते हैं, लेकिन मेरे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। जियो रो को उनकी कक्षा की सबसे सुंदर महिला छात्रा कहा जा सकता है, और वह एक कॉलेज की छात्रा थी। और वह व्यक्ति, हालांकि दिखने में भी अच्छा है। जीवन रक्षा का ऋण खुद को गिरवी रखने के अलावा चुकाना कठिन है। आप इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, क्या आप हैं? 10 यूनरो का चेहरा तुरंत लाल हो गया। आप क्या कह रहे हैं? हालांकि उसने अपने मुंह से इसका खंडन किया, लेकिन उसका सुंदर चेहरा गहरे लाल रंग का हो गया। नायक सुंदरता को बचाता है और उसका दिल जीत लेता है। लेकिन जियो रो, मुझे लगता है कि वह अब जवान नहीं है, वह पहले से ही शादीशुदा और बच्चों वाला हो सकता है। उसका इरादा जियो रो की खूबसूरत कल्पनाओं को चकनाचूर करना नहीं था।
कुछ दिन पहले उनके स्कूल में एक बड़ी घटना घटी थी, जहां एक पुरुष सीनियर, जो मानता था कि वह अकेला था, ने एक महिला सीनियर का पीछा किया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से यह पता चला कि उसकी पत्नी और बच्चा था, जिससे एक बड़ा घोटाला हुआ और सीनियर को लगभग स्कूल छोड़ना पड़ा। शादी करो और बच्चे पैदा करो। इस पल ने 10 यूनरो को चकित कर दिया। जियो रॉ, इसके बारे में खुद सोचो। यह देखते हुए कि 10 यूनरो असहज लग रही थी, उसकी रूममेट ने और कुछ नहीं कहा। सज्जन ने एक महंगी घड़ी, भूरे स्वेटर के ऊपर एक कश्मीरी कोट, एक जोड़ी जीन्स और कैजुअल जूते पहने हुए थे। कुल मिलाकर इसकी लागत काफी ज्यादा थी। आजकल राजधानी में जीन्स तो मिलती थी, पर सस्ती नहीं होती थी। रूममेट को पता था कि 10 यूनरो एक अच्छे परिवार से आती है और कैपिटल सिटी में उसके रिश्तेदार हैं। वह अक्सर उनसे मिलने जाती थी और उनके छात्रावास में भोजन लाती थी। और वह 10 यूनरो को अपना मित्र मानती थी, यही कारण था कि वह अन्यथा से अधिक बोलती थी। कोई भी लड़की उसे बचाने वाले को नापसंद नहीं करती, खासकर जब वह व्यक्ति इतना सुंदर हो। अब झाओ त्यानलेई की दैनिक त्वचा देखभाल ने उसकी त्वचा को बहुत हल्का और उसकी विशेषताओं को तेज कर दिया था, जिससे उसकी सुंदरता बढ़ गई थी। जो लोग हर समय उसके आसपास रहते थे, उन्हें शायद इस बात पर ध्यान नहीं जाता था, लेकिन आधे महीने तक उसे न देखने के बाद अंतर बहुत स्पष्ट हो गया था। दुकान में हाल की भीड़ के बाद कम और कम ग्राहक स्टोर पर आए। झाओ त्यानहे ने पास आकर पूछा, तीसरे भाई, क्या आप उस महिला को जानते हैं? बाद वाले ने बस उस पर एक नजर डाली। उसने कहा कि मैंने उसे पिछले साल बचाया था। उस समय हम चारों एक साथ बाहर गए थे, तुम्हें याद नहीं है? मैं कैसे कर सकता हूँ? उनका तर्क ठोस था। पिछले साल बचाया गया, उसे भी याद नहीं था। तीसरे भाई, मैंने उस लड़की को बिना पलके झपकाए तुम्हें घूरते हुए देखा। ऐसा कहने के बाद झाओ त्यानहे ने झाओ त्यानलेई को ऊपर से नीचे तक देखा, और जितना अधिक वह देखता था, उतना ही अधिक त्यानलेई एक शहरी व्यक्ति जैसा लगता था। क्या बकवास कर रहे हो? भाभी के सामने बकवास मत करना, नहीं तो देखना मैं तुम्हें संभालने की हिम्मत करता हूँ। झाओ त्यानलेई गांव के मशहूर व्यक्ति हुआ करते थे, जो उस समय एक विद्वान व्यक्ति थे। शादी के बाद उन्होंने इस पक्ष पर पर्दा डाल दिया, लेकिन कभी कभार यह दिखा भी। शुरुआत में यह अपनी पत्नी को डराने से बचने के लिए भी था। वह हमेशा अपनी पत्नी के सामने एक आदर्श पारिवारिक व्यक्ति की तरह व्यवहार करते थे। नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। झाओ त्यानहे ने जिप करने का इशारा भी किया। भाभी बहुत कोमल दिखाई देती थी, लेकिन वह केवल ऊपरी तौर पर थी। जब यह सोचा गया कि छोटी बहन के साथ किसी विवाद के कारण वे उसके जीजा के घर कैसे गए, तो भाभी ने एक छड़ीली और चेन परिवार की महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार किया, जिससे उनकी युवतियां दर्द से कराह उठी। सच में सेब पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरता। भाभी ने वांग लाओगू को संभाला, और यद्यपि उन्हें लगा कि यह सिर्फ एक दिखावा था, उसे चेन परिवार को संभालते हुए देखकर वे अब यह नहीं सोच सकते थे कि यह नकली था। भाभी तीसरे भाई की तरह ही थी, जो अपनी सुरक्षा करती थी और जरूरत पड़ने पर वास्तव में मददगार। तीसरे भाई, मैं बाहर जाना चाहता हूं और कहीं और रहना चाहता हूं, काओ डाली ने झाओ त्यानलेई से धीरे से कहा। वह शादी के कुछ ही दिन बाद कैपिटल सिटी आ गया था और लगातार व्यस्त रहने के कारण वह अपनी पत्नी से अलग कमरे में सोता भी था। वह कुंवारा नहीं था, उसकी एक पत्नी थी। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ सकते हैं और जगह की तलाश कर सकते हैं। आपकी भाभी ने यह भी कहा कि चूंकि आपकी पत्नी लानहुआ दुकान पर काम कर रही है, हम उसके भोजन और आवास का खर्च उठाएंगे। यह ध्यान में रखते हुए कि स्टो अच्छा चल रहा था और उसने अपने छोटे भाइयों और बहनों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया था, वे ज्यादातर चीजें खुद ही संभाल सकते थे। स्टो की दैनिक कमाई अच्छी खासी थी। प्रारंभ में उसकी पत्नी प्रसन्न होकर प्रतिदिन पैसे गिनती थी, लेकिन आधे महीने के बाद पैसे गिनने और प्रबंधित करने का काम उन पर आ गया। इसके आकार के बावजूद स्टो का मुनाफा छोटा नहीं था। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ। काओ डाली को पता था कि तीसरा भाई उसके साथ औपचारिक व्यवहार नहीं कर रहा है, इसलिए वह जगह की तलाश में निकल गया। पिछले 1 महीने और उससे अधिक समय में वे पड़ोस से बहुत परिचित हो गए थे। तीसरे भाई, जब डाली और बाकी लोग अकेले रहने और खाने के लिए बाहर चले जाएंगे, तो यह कैसे काम करेगा? झाओ त्यानलेई ने उसकी ओर देखा। आपकी भाभी आपके छोटे भाई बहनों को हर महीने गुजारा भत्ता भेजती है, बस इतना ही। जोड़े ने शादी कर ली है, वे हमेशा के लिए अलग नहीं रह सकते, यह सोचकर कि यह आप ही हैं, अभी भी सिंगल है। इन शब्दों के साथ झाओ त्यानहे को एक गंभीर आघात महसूस हुआ। क्या वह सिंगल रहना चाहता था? पहले परिवार गरीब था और उन्हें खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था।
बाद में जब उसके पास कुछ पैसे थे तो ऐसा नहीं था कि उसे संभावित साझेदारों से मिलवाने के लिए कोई मैचमेकर नहीं थे। ये परिचय दक्षिण की ओर चले गए थे। क्या इसके लिए उसे दोषी ठहराया जा सकता है? पिताजी, चाचा को क्या दिक्कत है? जियो बाऊ को बाथरूम जाने की जरूरत थी। उसके बारे में चिंता मत करो। क्या तुम्हें बाथरूम जाने की जरूरत है? चलो, पिताजी तुम्हें ले जाएंगे। पास में ही एक सार्वजनिक शौचालय था। जियो बाओ अभी भी छोटा था और झाओ तियानलेई उसे कभी अकेले नहीं जाने देता था। झाओ फैमिली विलेज में फैंग चायांग द्वारा दादी फैंग पर एक सप्ताह के लिए क्लिनिक में रहने के लिए दबाव डाला गया, जिसमें 100 से अधिक का खर्च आया, साथ ही भोजन का खर्च लगभग 200 था। वापस लाने के बाद उसे प्रतिदिन एक अंडा और एक कप माल्टेड दूध दिया जाता था। पैकेज लेने के लिए शहर जाने का समय हो गया था। आंटी, आंटी, श्रीमती झाओ घर पर जूते बना रही थी जब उन्हें दरवाजे के बाहर एक आवाज सुनाई दी। जियो यांग, आंटी, आपकी भाभी ने एक पैकेज भेजा था, मैं आपके लिए वापस ले आया। एक पैकेज। जैसे ही यह कहा गया, अगल बगल के सभी पड़ोसी देखने के लिए बाहर आ गए। क्या शिक्षित युवा यून ने शितों की मां को फिर से एक पैकेज भेजा? यह सीधे दरवाजे पर पहुंचा दिया गया है, यह सच होना चाहिए। ठीक है। फैंग चायांग एक पैकेज लेकर तुरंत अपनी साइकिल से घर चला गया। हालांकि श्रीमती झाओ के स्थान पर काफी लोग एकत्र हुए थे। शितों की मां, शिक्षित युवा यून ने आपको क्या मेल किया था? शितों की मां, इसे खोलकर देखो। श्रीमती झाओ उस तरह की व्यक्ति नहीं थी जो दिखावा करना पसंद करती थी। इन जिज्ञासु लोगों को विदा करने के बाद उसने मुख्य दरवाजा बंद कर दिया और सामान वापस अंदर ले गई। उसने सावधानी से पैकेज को कैंची से काटा और क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। यह क्या चीज है? राजधानी शहर में लाओसन की पत्नी बहुत सारा पैसा खर्च कर रही थी, वे उसे इतनी कीमत पर कैसे खरीद सकते थे? एक बनियान जो अभी बिल्कुल फिट बैठती है, और मोजे वास्तव में गर्म, और एक टोपी, सूखा समुद्री भोजन, यह समुद्री शैवाल, और क्या यह झींगा है? इस सब पर कितना खर्च आया? यह निश्चित रूप से सस्ता नहीं था। इस बीच फैंग चायांग अपनी साइकिल से घर पहुंचे। जियो यू। साइकिल को आंगन में धकेलते हुए उसने पैकेज नीचे रख दिया। भाई आ गया। हाँ, दादी फैंग पहले ही बिस्तर से उठने में सक्षम थी, लेकिन भाई बहन फैंग चायांग और फैंग मेयुन ने उन्हें आराम करने के लिए बिस्तर पर रहने पर जोर दिया। जैसे ही पैकेज खोला गया और उसमें रखी सामग्री देखी गई तो हर कोई एक पल के लिए दंग रह गया। क्या यह दूध पाउडर है? ऐसा लगता है। वहां न केवल दूध पाउडर था, बल्कि माल्टेड दूध, ब्राउन शुगर, समुद्री शैवाल का एक पैकेट और सूखे झींगा का एक पैकेट भी था। मुझे इस चीज के बारे में पता है, अंडे को भाप में पकाते समय आप ऊपर से थोड़ा सा डाल देते हैं। फैंग मियुन ने यह बात बड़ी ब्रिगेड में अपनी उम्र की एक लड़की से सुनी थी, जो समुद्र के किनारे रहने वाली एक दूर की रिश्तेदार थी और उसने अपने परिवार को एक छोटा बैग दिया था। बहुत ज्यादा। यहाँ तक दादी फैंग भी कुछ हद तक हैरान थी। वह अपनी पोती से बात करते समय गलती से चूक गई थी, जिसने तब अपने पोते को शितों से उसके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए कुछ चीजें ढूंढने के लिए कहा था। इस पैकेज पर लिखावट भाभी की है, मैंने उसे उसके घर पर लिखते देखा है, फैंग चायांग ने कहा। ये बात सिर्फ तीसरे भाई को ही नहीं पता थी, बल्कि भाभी को भी पता थी और वो खुद ही इसे मेल करने भी गई थी। भाई, क्या आपने थर्ड ब्रदर को टेलीग्राम भेजा? उन्हें पैकेज मिल गया था। मैंने किया। फैंग चायांग ने कुछ सोचा, उसकी आंखें चमक उठी। दादी, इन वस्तुओं को लंबे समय तक संग्रहित नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए आपको इन्हें हर भोजन में खाना चाहिए। अन्यथा, यदि वे बहुत लंबे समय तक संग्रहित होने से खराब हो जाते हैं, तो यह बर्बादी होगी। बूढ़े लोग कुछ भी बर्बाद करने से कतराते हैं। मैं खाऊंगा। सास ससुर ने फैंग चायांग को एक शानदार मुस्कान दिखाने पर मजबूर कर दिया। एक कप माल्टेड दूध मिलाने के बाद कई पोते पोतियों ने इसे आजमाया। स्वादिष्ट। फैंग मियुन ने पिछले साल पहली बार माल्टेड दूध का स्वाद चखा था, और यहाँ तक ब्राउन शुगर भी एक दुर्लभ इलाज था। लेकिन भाभी ने उनके लिए इतनी ब्राउन शुगर भेजी थी कि वे काफी देर तक इसका आनंद ले सकते थे। झाओ परिवार हवेली। दाशु की मां यह सुनकर खुश हो गई कि उनकी सास को लाओसन से एक और पैकेज मिला है और वे जल्दी से अकेले चली गईं। मां। श्रीमती झाओ ने दाशु की मां की ओर देखा, अच्छी तरह से जानती थी कि वह यहां आकर क्या योजना बना सकती है। आप यहां क्या लेकर आए हो? दाशु की मां को कोई परवाह नहीं थी, वह सिर्फ यह जानना चाहती थी कि लाओसन और उसकी पत्नी ने सास को क्या अच्छी बातें भेजी थी। वह अभी भी पिछली बार के मूनकेक के बारे में सोचकर लार टपका रही थी। वे सचमुच स्वादिष्ट थे। मैं यह देखने आया था कि आप कैसे हैं। उसे देखने के लिए।
श्रीमती झाओ ने कहा, लाओसन की पत्नी ने मेरे और आपके पिता दोनों के लिए एक बनियान और एक टोपी भेजी। एक बनियान और एक टोपी। क्या खाने को कुछ नहीं था? जहां तक की बात है, बेहतर होगा कि आप पूछने से पहले लाओसन और उसकी पत्नी के वापस आने का इंतजार करें। भोजन की तलाश में, और वह इसके लिए उसके पास आई थी। दाशु की मां ने अपनी सास की ओर देखा, यह देखते हुए कि वह खाना बनाने नहीं गई थी और न ही घर में आई थी, बल्कि जूते बनाने में व्यस्त थी। ठीक है, माँ, मैं फिर वापस जाऊंगा। श्रीमती झाओ के पास वास्तव में शब्द नहीं थे। यह सोचकर कि लाओसन और उसकी पत्नी को कई और वर्षों तक राजधानी शहर में अध्ययन करना होगा, क्या वे नियमित रूप से पैकेज नहीं भेजते होंगे, क्या वह यहाँ आकर हैंडआउट्स की उम्मीद कर रही थी। वह लाओसन और उसकी पत्नी दो बूढ़ों के बारे में सोचते हुए पुत्रवत व्यवहार कर रहे थे। गेट क्यों बंद है? कैप्टन झाओ अभी भी गांव का विद्युतीकरण कराने पर विचार कर रहे थे। वापस लौटने पर गेट बंद देखकर उसे कुछ आश्चर्य हुआ। श्रीमती झाओ ने समझाया, लाओसन की पत्नी ने हमें फिर से चीजें भेजी, और जब लाओए की पत्नी ने इसके बारे में सुना तो वह घर आ गई। यह सुनकर कैप्टन झाओ की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। यह उसके लिए स्पष्ट था कि लाओए की पत्नी ने सोचा होगा कि लाओसन और उसकी पत्नी उन्हें फिर से खाना भेज रहे थे। यह लाओसन की पत्नी रही होगी जिसने उन्हें चुना होगा। वहां मोजे, टोपी, बनियान, कुछ समुद्री शैवाल, यहाँ तक कुछ झींगा भी थे, और वे छोटे नहीं थे, श्रीमती झाओ ने विस्तार से बताया। बनियान, इतनी अनेक चीजें। जबकि कैप्टन झाओ नए कपड़ों के विचार से प्रभावित हुए थे, उनकी रुचि तब बढ़ गई जब उन्होंने एक काली बनियान, एक लाल बनियान, कई जेबों वाला एक काला वास्कट देखा। मैं इसे आजमाऊंगा और देखूंगा। श्रीमती झाओ, जिनकी कैप्टन झाओ से शादी को इतने साल हो चुके थे, ठीक ठीक जानती थी कि वह क्या सोच रहे हैं। क्या आप इसे आजमाने जा रहे हैं? उसने तुरंत इसे पहन लिया, और थोड़ा बड़ा होने के बावजूद वास्कट के नीचे सूती गद्देदार जैकेट के साथ यह एकदम सही रहेगा। टोपी भी पहनकर देखो, उसने सुझाव दिया। जैसे ही कैप्टन झाओ ने टोपी पहनी, उन्हें तुरंत इसकी गर्माहट महसूस हुई। सर्दियों में इस टोपी को पहनने से ठंड तुरंत दूर रहेगी। क्या उसके पास एक और था? वर्षों से, लंबे समय तक ड्राफ्ट के संपर्क में रहने के बाद, उसके सिर में अक्सर ठंडक महसूस होती थी। अब इस टोपी के साथ उसे ठंड महसूस नहीं होगी। श्रीमती झाओ को इस बात का एहसास नहीं था कि ठंड के प्रति उनकी संवेदनशीलता इसलिए थी क्योंकि उन्होंने बच्चे को जन्म देने के बाद उचित देखभाल नहीं की थी। वृद्ध लोगों के लिए अपने सिर पर हवा का सामना करना कठिन था। लाओसन की पत्नी ने वास्तव में प्रयास किया है। श्रीमती झाओ को यह भी पता था कि ये वस्तुएं लाओसन की पत्नी द्वारा चुनी गई होंगी। उसका अपना लाओसन खाना खरीद सकता है, लेकिन ऐसे कपड़े उसे नहीं मिलेंगे। बिजली कब लगाई जाएगी? हमारा लक्ष्य इसे नए साल से पहले करना चाहिए ताकि जब लाओसन का 4 लोगों का परिवार वापस आए, तो वे भी बिजली का उपयोग कर सकें। और भूमि अनुबंध मामले के बारे में क्या क्या कोई खबर है? उसने आगे पूछताछ की। श्रीमती झाओ की नजर इन मामलों पर थी। यह सब सांप्रदायिक सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए था। एक बार विद्युतीकृत होने के बाद, यह लाओसन के परिवार के लिए भी सुविधाजनक होगा। आधे साल तक राजधानी शहर में रहने और फिर बिना बिजली के गांव लौटने के बाद क्या वे इसका सामना करेंगे? कैप्टन झाओ ने एक लंबी आह भरी। बिजली प्राप्त करने के लिए सदस्यों को कुछ पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। फिर भी, हम घर के हिसाब से चलेंगे। यह बात कैप्टन झाओ को भी पता थी। पूछने के लिए एक बैठक की आवश्यकता है। बिजली लगाना सदस्यों के लिए अच्छी बात है। हमें सड़कों और खाइयों के निर्माण के लिए टीम में युवा और मजबूत लोगों को संगठित करने की भी आवश्यकता है। राजधानी शहर में, भाभी, हमारे पास एक नया ज्वेलरी स्टोर खुला है, और उनका सामान काफी कम कीमत पर बिकता है। झाओ शिनिक्सिन ने खबर सुनते ही यू शियाओक्सियाओ को सूचित किया। पास में एक नया आभूषण स्टोर खुला। युन जियाओक्सियाओ बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं था। बहुत से लोग अनुयायी हैं। उन्हें लगता है कि चूंकि उनकी ज्वेलरी की दुकान अच्छी चल रही है, इसलिए वे भी एक दुकान खोलना चाहते हैं। छोटी बहन, मैं अपनी दुकान में जो सामान बेचती हूँ वह अद्वितीय है, और हांगकांग से सामान प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, उसने कहा। भले ही इससे कुछ ग्राहकों का फायदा हो सकता है, लेकिन वह प्रतिस्पर्धा को रोक नहीं सकती। तुलना के बिना कोई नुकसान नहीं है। चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में कुछ नया स्टॉक लाने की योजना बना रहा हूँ। यह देखकर कि उसकी भाभी चिंतित नहीं थी, झाओ शिनिक्सिन को पता था कि उसकी भाभी बहुत स्मार्ट थी। इसलिए वह भी चिंतित नहीं थी। झांग लानहुआ और काओ डाली अकेले रहने के लिए चले गए। उन्होंने एक कमरा किराए पर लिया जिसमें एक छोटे से रहने वाले कमरे के लिए पर्याप्त जगह थी। इसमें प्रति माह 6 युआन का खर्च आता था, साथ ही रहने का खर्च भी। अंत में 30 युआन की सब्सिडी पर समझौता हुआ।
अब झाओ तियानहे भाई बहनों के साथ केवल 4 लोगों का परिवार ही घर में रह गया। झाओ शिनिक्सिन खाना बना सकती है और यू जियाओक्सियाओ के मार्गदर्शन में उसके खाना पकाने के कौशल में सुधार हुआ है। इस विचार की घोषणा करने वाले झाओ तियानलेई ने कहा, हम एक दुकान के सामने किराए पर लेने की भी योजना बना रहे हैं। युन जियाओक्सियाओ ने उसकी ओर देखा, खरीदना बेहतर होगा, अन्यथा अगर व्यवसाय अच्छा है और मकान मालिक हमें बाहर निकाल देता है तो मेरी दुकान ईर्ष्या से लगभग खत्म हो जाती। सौभाग्य से मकान मालिक को पैसे की जरूरत थी, इसलिए मैं इसे खरीद सका। जब उन्होंने यह सुना, झाओ तियानलेई और अन्य लोगों ने यू शियाओक्सियाओ की ओर देखा, उन्हें इस बारे में पता नहीं था। भाभी दुकान में नहीं थी लेकिन फिर भी इन बातों का पता था। झाओ तियानहे ने कहा, मैं भी एक शेयर निवेश करूंगा। बेशक तियानहे को कोई आपत्ति नहीं थी। भाभी के पास पैसे थे और जब से वे राजधानी शहर में आए थे वे ज्यादातर उसके साथ रह रहे थे और खा रहे थे और उसने उन्हें रहने का कोई खर्च नहीं देने दिया था। अब जबकि डाली बाहर चला गया था उसके पास अपने लिए एक कमरा था। इसके अलावा अगर ठंड है तो बस इलेक्ट्रिक कंबल प्लग करें जिसमें उच्च, मध्यम और निम्न सेटिंग्स है। यह पहले से ही नवंबर था और ठंड बढ़ गई थी। जब यह और भी ठंडा हो जाएगा तो मैं दा बाओ और जियो बाओ के बगल में सो जाऊंगा, उन्होंने कहा। क्योंकि दा बाओ और जियो बाओ के कमरे में ईंटों का गर्म बिस्तर था। आखिरकार बिजली सस्ती नहीं है। युन शियाओक्सियाओ को झाओ शिनिक्सिन और झाओ तियानहे को अपने साथ रहने देने पर कोई आपत्ति नहीं थी। उसके यहाँ ये दोनों अपने आप को मेहमान नहीं मानते थे जिन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। चूंकि वहां वॉशिंग मशीन थी, वे दोनों साफ सुथरा रहना पसंद करते थे। वे खाना पकाते, साफ सफाई करते, कोयला ईंटों का प्रबंधन करते और कभी कभी वापस लाने के लिए कुछ किराने का सामान भी खरीदते। पत्नी, हम एक विद्युत उपकरण की दुकान खोलने की सोच रहे हैं, लेकिन चूंकि पूंजी निवेश छोटा नहीं है, हम संपत्ति खरीदने के लिए कितना पैसा निकाल सकते हैं? काओ डाली ने पूछा। आखिरकार उपकरण वास्तव में महंगे हैं। क्या आप मेरे स्टोव का कारोबार भूल गए? उसने उत्तर दिया, यदि हमारे पास धन की कमी है तो हम कुछ उबले हुए अंडे, मांस और सुअर के ट्रॉटर भी बना और बेच सकते हैं। हम इससे जल्दी पैसा कमा सकते हैं, खासकर जब हम कड़ी मेहनत से नहीं डरते हैं, और हम पैसा कमा सकते हैं। झाओ तियानलेई ने मशीनरी का अध्ययन किया था, इसलिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल स्टोव खोलने की योजना बनाई जहां वे उपकरणों की मरम्मत और सुधार कर सकें। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रिक राइस कुकर को फिर से डिजाइन किया जा सकता है, और यदि वह एक बैच का उत्पादन करता है तो वह बड़ा लाभ कमा सकता है, भले ही किसी और ने इसकी नकल की हो, उसे शुरुआती लाभ पहले ही मिल चुका होगा। इन कामों को करने के लिए पैसों की जरूरत होती है, और इसके लिए काफी धन की आवश्यकता थी। राजधानी शहर में आने के बाद से झाओ तियानलेई को विभिन्न व्यावसायिक अवसरों का सामना करना पड़ा और उन्होंने एक छोटी राशि अर्जित की। लेकिन उत्पादन में निवेश करने के लिए उनके पास जो पैसा था वह पर्याप्त नहीं था। सूखा हुआ मांस बनाओ। यू जियाओक्सियाओ ने उसकी ओर देखा। मुझे पता है कि आप बड़ी चीजों के लिए किस्मत में हैं। यदि आपके पास नकदी की कमी है तो यह पका हुआ मांस जल्दी पैसा कमा सकता है। मेरे पास इसके लिए एक नुस्खा है और यदि आप चाहें तो मैं इसे आपके लिए तैयार कर सकता हूं। एक परिष्कृत मांस नुस्खा। झाओ तियानलेई ने सोचा कि उसकी पत्नी का खाना पकाने का कौशल कितना औसत था। वह यह भी जानता था कि उससे शादी करने से पहले उसकी पत्नी घर में कम ही खाना बनाती थी। शादी के बाद ही उसने कपड़े धोना और खाना बनाना जैसे घरेलू काम सीखना शुरू किया। वह अपनी पत्नी को अच्छी जिंदगी देने के लिए पैसा कमाना चाहता था। वह कड़ी मेहनत कर रहा था, फिर भी उसकी पत्नी अपने दम पर अच्छी तरह से जीवन जीने में कामयाब रही। इससे वह कुछ हद तक निराश महसूस कर रहा था। उनकी पत्नी हमेशा उनसे एक कदम आगे नजर आती थी। आप नहीं चाहते? झाओ तियानलेई ने अपना सिर हिलाया और फिर सिर हिलाया, जिससे यू शियाओक्सियाओ भ्रमित हो गया। आप सहमत हैं या नहीं? वह इसका अर्थ नहीं समझ सकी। जैसे कि अपनी पत्नी की जिज्ञासु दृष्टि को देखकर झाओ तियानलेई तुरंत सहमत हो गया। मैं करता हूं, मैं तैयार हूं। फिर कल कुछ मांस खरीदो और कुछ कतरने भी और हम इसे ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। भले ही उसने वास्तव में एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोव खोला हो, उसके हाथ में ज्यादा कार्यशील पूंजी नहीं होगी। लेकिन भोजन बेचने का मतलब तेज पूंजी कारोबार था। अगले दिन युन जियाओक्सियाओ ने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद कुछ इलाज सामग्री और 2 बड़े स्टेनलेस स्टील इलाज पिंजरे खरीदे। जब वह शाम को लौटी तो उसने देखा कि झाओ तियानलेई पहले से ही रसोई में व्यस्त थी। तीसरे भाई, क्या यह सचमुच काम करेगा? झाओ तियानहे अनिश्चित थे। उन्हें आज एक दुकान मिली थी और वे इसके लिए भुगतान करने के लिए कल अपनी भाभी के साथ जाने की योजना बना रहे थे।
लेकिन फिर थर्ड ब्रदर ने उल्लेख किया कि इलेक्ट्रॉनिक्स अन्य छोटी वस्तुओं के विपरीत हर दिन ग्राहकों को आकर्षित नहीं करता है और उन्होंने परिष्कृत मांस भी बेचने का फैसला किया। उन्होंने यह भी कहा कि इस ठंड के मौसम में पके हुए मांस को देखने से उन्हें गर्माहट मिलेगी और वे पैसे भी कमा सकते हैं। एक जीत की स्थिति। फिर भी उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें अभी भी नहीं पता था कि वे न केवल एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर खोलेंगे बल्कि परिष्कृत मांस भी बेचेंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। दा बाओ और जियो बाओ को भूख लग रही थी, खासकर रसोई से आ रही स्वादिष्ट सुगंध के कारण। उन्हें पहले के बारबेक्यू मांस के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा, जो उन्होंने काफी समय से नहीं खाया था। उस समय अंकल दाली, छोटे अंकल और छोटी चाची अभी तक नहीं आए थे। क्या हम अब खा सकते हैं? यू जियाओक्सियाओ ने रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। ठंड का मौसम शुरू हो गया था और यून जियाओक्सियाओ ने एक डाउन जैकेट खरीदा था, साथ ही बच्चों के लिए डाउन कपड़े भी खरीदे थे। उसने अस्तर वाले मार्टिन जूते पहने थे, स्कार्फ लपेटा था और दस्ताने और टोपी पहनी थी। बस थोड़ी देर और इंतजार करो। यदि उन्हें प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है तो वे प्रतीक्षा करेंगे। तुम दोनों आगे बढ़ो और अपना होमवर्क करो। माँ तुम्हारे लिए थोड़ा गर्म पानी ले आओगी। ठंड का मौसम तेज होने के साथ होमवर्क करना काफी ठंडा हो सकता है। लेकिन सबसे ठंडा समय अभी नहीं आया था। माँ, आज मेरे पास कोई होमवर्क नहीं है। क्या मैं यहाँ रुककर देख सकता हूँ? जियो बाओ होमवर्क करने के लिए अपने कमरे में लौटने के बजाय रसोई में रहना चाहता था। क्या आप निश्चित हैं कि आपके पास होमवर्क नहीं है? जियो बाओ ने जोर देकर सिर हिलाया। कोई नहीं, तो फिर रसोई में ही रहो। बाहर ठंड थी, लेकिन मिट्टी के चूल्हे और हीटर के कारण रसोई गर्म थी। हालांकि युन जियाओक्सियाओ अपने कमरे की ओर चली गई, उसे काम करना था। उसके पास अनुवाद सामग्रियों का एक सेट था जिसकी तत्काल आवश्यकता थी। आगे काम की एक और देर रात थी। इससे पहले कि वह मदद के लिए रसोई में प्रवेश करती, झाओ शिनिक्सन की नजर अपनी भाभी के कमरे पर पड़ी, जो दीपक से जल रहा था। उन्हें 1 महीने का वेतन मिला था। थर्ड ब्रदर के घर में रहने का मतलब था कि वे हर भोजन अच्छा खाते थे और उसका वजन भी बढ़ गया था। भाभी, खाने का समय हो गया है।